मार्केट जो है जितना अभी की बिल्कुल ही वॉलेटिलिटी खत्म हो गई है, बिल्कुल ही मार्केट बिल्कुल साइड वेव ट्रेंड में चल रहा है। एक तरह से मैं बोलूँ तो ना ज़्यादा नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है। तो ये मार्केट ऐसा कब तक रहने वाला है? लाइक कब तक हमें अपनी ट्रेडिंग को रिस्ट्रिक्ट करके रखना चाहिए? एक्चुअली देखिए, लिक्विडिटी की अगर हम बात करें, मार्केट में लिक्विडिटी से चलता है। मार्केट लिक्विडिटी क्या होगा कि कितना पैसा पीछे से आ रहा है। बिल्कुल, लिक्विडिटी तो खत्म ही हो गई है। खत्म हो गई मार्केट में। कौन से ऐसे 3 सिंपल इंडिकेटर हैं जो उनको यूज़ करने चाहिए जिनसे अपनी ट्रेडिंग को आसान कर सकते हैं? ऐसे इंडिकेटर्स हमारे पास सामने है जो हमारे को ट्रेंड दिखाए। तो मूविंग एवरेज में फॉलो रही करना है, हाँ? ट्रेंड फॉलो करना है। कृष भाई, क्योंकि आप ट्रेडर हो तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा, गोल्ड और सिल्वर को लेके आप क्या व्यू है? क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं अब सिल्वर में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया लोगों ने, बिल्कुल अपनी नॉर्मल स्टॉक से हटके। काफ़ी लोगों ने एकदम से गोल्ड में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया है हटके। तो आपको क्या लगता है, गोल्ड में ट्रेड करना चाहिए, सिल्वर में ट्रेड करना चाहिए इस समय? देखिए, अभी मैंने जो एज की बात करी, गोल्ड सिल्वर में इस समय एज है, बड़ा पैसा उसके अंदर आया है। पहले ऐसी कौन सी 2 ट्रेड्स बताइए, एक ऐसी ट्रेड जिसमें आपने काफ़ी कैपिटल निकाली कि आपने कमाई बहुत अच्छी खासी, और एक ऐसी ट्रेड जिसमें आपकी काफ़ी कैपिटल लूज हुई। सबसे बड़ा कैपिटल मैंने ज़्यादा मुश्किल क्या है उत्कर्ष भाई, फ्यूचर्स या ऑप्शंस? Hello everyone, welcome to another podcast. So today we have a very special guest for you with whom we are going to discuss more about trading, and we will deep dive into trading core. So please welcome Utkarsh from Trading Monks. तो उत्कर्ष भाई, thank you for coming to our podcast. तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आपका कौन सा ऐसा सेटअप चल रहा है जिससे आप अच्छा खासा निकाल रहे हो? सबसे पहले बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रौनक भाई। और इस टाइम पे जैसा आप जान रहे हो, आपको भी मार्केट से जुड़े हुए हो, 2.5 से 3 महीने के अंदर पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है नहीं। इंट्राडे में भी आ सकती है, बट आई डोंट डू इंट्राडे, आई डू स्विंग। और स्विंग ट्रेडिंग अगर आप देखोगे तो पिछले 3 महीनों के अंदर पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है नहीं। बहुत ही सेकुलर ट्रेंड नहीं चलने पहली चीज़, और बहुत ज़्यादा सेक्टर में एक करंट नहीं आ रहा है, लिक्विडिटी नहीं आ रही है। तो देखा जाए पिछले 3 महीनों के अंदर पे केवल 2 या 3 सेक्टर है, जैसे फार्मा हो गया, ऑटोज हो गए, मेटल्स है, और आपका पीएसयूज है। यही 4 में ही आपको थोड़ा बहुत तेजी दिख रही है, बट वो तेजी भी जो दिख रही है वो फिजल आउट हो जा रही है। Okay. ऐसी 3 महीनों में अगर आप भी मार्केट जुड़े, इन 4 सेक्टरों में 3 महीनों में ऐसा कोई भी ऐसा नहीं आ पाओगे कि 100 से कोई स्टॉक 120 या 130 हो गया। मतलब 20-30% का रिटर्न किसी भी 3 महीनों पे नहीं आया है इन 4 सेक्टर में, कोई भी स्टॉक के अंदर पे। तो आपको देख सकते हो कि ट्रेंड इतना स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए बहुत ही शांति से बैठे हुए हैं 2.5-3 महीनों में। बट हाँ, जो हम अपना सेटअप पे काम करते हैं, जो मेरा ब्रेड एंड बटर सेटअप है, जिसमें हमने इतने समय से होन करते आ रहे हैं, एक ही सेटअप मेरा 2000, अगर आप यूट्यूब के पुराने वीडियोस देखोगे, हम लोग पहले स्टॉक ऑफ सैटरडे करके सीरीज चलाते थे। उसके अंदर पे हम लोग ने 3 साल लगातार हर सैटरडे पे आके बात करते थे कि मंडे से लेकर नेक्स्ट फ्राइडे तक में, जो कमिंग मंडे से लेकर फ्राइडे तक में, कहाँ पे कौन से स्टॉक पे किस लेवल पे और कब उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये सारा ट्रेड प्लान हम लोग उस पर शेयर करते थे। बट आप जानो सेबी की जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग तो अभी हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो ये सारा काम हम लोग करते थे। वो सेटअप हम आज से नहीं, हम 2020 से जब चैनल शुरू हुआ तब भी वही सेटअप काम कर रहे थे, और आज भी वही सेटअप हमारे पास तो है। वही सेटअप आपका कंसिस्टेंटली चले जा रहा है? जी, उस पे ही और कुछ कुछ ट्विक्स होते रहते हैं, उसको और इम्प्रूवमेंट होता है वो चीज़। जैसे कि अभी आपने सेटअप की बात करी है, ये सारे अभी एक दो जो आपको चार्ट हम दिखाएंगे, इसके अंदर भी ये सारे जो चार्ट्स है, ये हमारे यूट्यूब में जो वीडियोस उस टाइम पे स्टॉक ऑफ सैटरडे का जो हम लोग बनाते थे, वीकली एपिसोड बनाते थे, ये उसके अंदर के ही सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप देख सकते हो कि इसके अंदर पे दिखाई देगा, बट मोटा मोटा आप देख सकते हो ये दिस इज जस्ट अ नॉर्मल 50 मूविंग एवरेज का हाई, 50 मूविंग एवरेज का लो। बट आप देख सकते हो कहीं कहीं पे डार्क हो रखा है। बिल्कुल। जो जहाँ डार्क हो रखा है वहीं पे हमारी स्विंग ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है। मतलब 50 मूविंग एवरेज सबके पास है, सब कोई ठीक उसको है। एज ओल्ड है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि उत्कर्ष ने लेके आया है, कोई और आदमी ने लेके आया है। ये चीज सदियों से चला आ रहा है। 100 साल पहले अगर आप ट्रेडिंग की बुक पढ़ोगे, 100 साल पुरानी लिखी हुई ट्रेडिंग बुक पढ़ोगे, उसमें 50 मूविंग एवरेज हाई लो का या 50 मूविंग एवरेज का इन जनरल उसके अंदर पे बातचीत हो रखी है। ठीक है। तो 50 मूविंग एवरेज में जो मेरा जिंग है कि जब ये डार्क होता है, दैट इज द पॉइंट जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट बनता है। वहां पे हम अपनी बुद्धि लगाना शुरू करते हैं, मेरा फोकस नैरो हो जाता है और कान खड़े हो जाते हैं। वहां पे हम देखते हैं क्या मेरा प्राइस एक्शन बन रहा है क्या, ठीक है। तब हम ट्रेड लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये हो गया, जिसमें आप देख सकते हो एक ये डार्क 50 बैंड्स का बाउंस है और एक ये डार्क 50 बैंड्स का बाउंस है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हो गया, आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे डार्क 50 बैंड का बाउंस है और यहाँ पे डार्क 50 बैंड्स का बाउंस है। तो इस तरह के हम अपना सेटअप है, ये मेरा डार्क 50 बैंड, मतलब जैसे अगेन आई एम सेइंग ये कुछ भी नया चीज नहीं है। 50 मूविंग एवरेज का हाई लो है, बट उसके अंदर पे मैंने कुछ ऐसे अपने फिल्टर्स लगाए जिसकी वजह से वो डार्क हो जाता है। और डार्क इसलिए हो जाता है क्योंकि हायर एक टाइम फ्रेम के ऊपर जो होता है इसका ट्रेंड बहुत स्ट्रांग होता है, उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। बट ये बस हमको ये बताता है कि स्ट्रांग स्टॉक है, स्ट्रांग लोकेशन पे है,
और मेरा प्राइस एक्शन बनेगा, वहाँ से अच्छा बाउंस आएगा तो हम वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया 50 मूविंग एवरेज एक लाइन होती है, सिर्फ 50 पिछले 50 दिनों का बिल्कुल एवरेज होता है। बिल्कुल हम बिल्कुल। नॉर्मल मूविंग एवरेज नहीं यूज़ करते, हम ईएमए यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। और कोई भी ट्रेडिंग पे कोई एक लोकेशन नहीं होती, मतलब एक कोई लाइन या एक कोई डॉट नहीं होता, वो एक ज़ोन होता है। तो फॉर बेटर विजुअलाइजेशन उसको एक ज़ोन बना के रखा हुआ है, 50 मूविंग एवरेज का हाई, 50 मूविंग एवरेज का लो। तो इंस्टेड ऑफ वन लाइन आपको 2 लाइन दिखेगी, और वो 2 लाइन हमको मेरा एक ज़ोन बताती है कि इस ज़ोन पे अगर मार्केट आती है तो वहाँ पे बाउंस करती है, वहाँ पे सपोर्ट लेती है। ये 100 साल पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, 50 मूविंग एवरेज एक एक्ट एज अ इंटरमीडिएट ट्रेंड। ठीक है। ठीक। और उसमें हमने जब प्रोप्राइटरी उस फॉर्मूला जो रहता है उसमें जब वो डार्क हो जाता है, तब वो पता चलता है कि जो ट्रेंड है वो एक ऐसी लोकेशन है, जब वो डार्क हो रहा है दैट मीन्स वो जैसे होता है ना, आप देखो एक लकड़ी तोड़ना आसान होता है, 3-4 लकड़ी जब हो जाती है उसको तोड़ना मुश्किल होता है। बस वही मैंने कॉन्शियस में लगाया कि डार्क का मतलब हो गया मोटा है, तोड़ना मुश्किल होगा, पतली लाइन है तो तोड़ना ईजी जो होगा। होगा बिल्कुल। ओके। तो उत्कर्ष भाई, आप क्योंकि बिल्कुल ही इन एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अगर किसी को भी नई बार ट्रेडिंग 2026 से ज़ीरो से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी हो, तो वो कैसे स्टार्ट करे? आपके हिसाब से क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी है ट्रेडिंग स्टार्ट करने का और उसमें प्रॉफिटेबल होने का? सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर मेरे को भी ट्रेडिंग पहले स्टार्ट करनी होती है, फिर मेरे को बताना होता है यार कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करो, तो क्या तरीका होना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक जानो कि नेचुरल इंक्लिनेशन आपका ट्रेडिंग के लिए कि नहीं। तो अगर कोई इंसान ज़ीरोधा वार्सिटी पूरा पढ़ ले रहा है, ठीक है। babypips.com पूरा पढ़ ले रहा है, तो दैट मीन्स उसका एक इंटरेस्ट तो है। ठीक भाई है। एक होता है आप कर रहे हो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम इस समय ट्रेडिंग, यूट्यूब चले जाओ, कोई भी इंसान अगर गाना भी सर्च करेगा तो उसमें ट्रेडिंग का ऐड आ जाएगा। ठीक है। तो उसके अंदर पे उसको क्या है, यार ट्रेडिंग ये भी कर रहा है, मेरा दोस्त भी ट्रेडिंग करता है यार, मैंने वो फलाना आदमी भी ट्रेडिंग कर, चलो पर ट्रेडिंग करके देखते हैं। तो पहले जानो तो क्या ट्रेडिंग आपके लिए बनी है कि नहीं। ट्रेडिंग के लिए पहले कुछ पढ़ाई तो कर लो। तो ज़ीरोधा वार्सिटी जो पढ़ ले रहा है, क्योंकि उसके अंदर टेक्नोलॉजीज ईजी भी हैं बट टफ टू अंडरस्टैंड है, मतलब नई नए लोगों की टफ टू अंडरस्टैंड है। तो अगर वो समझ ले रहा है कोई आदमी, तो उसको अप्लाई करना पहले एक आप सोचो एक बेसिक फ्रेमवर्क बैरियर बना हो ले गया पहले। कि भाई अगर आप इतना पढ़ाई कर ले रहे हो, इतना अंडरस्टैंडिंग आपके पास है कि जो उसमें लिखा हुआ है उतना समय आप देख के उसको अंडरस्टैंड कर ले रहे हो, दैट मीन्स आपके अंदर सही में ट्रेडिंग करने की इच्छा है। तो ये फर्स्ट फिल्टर हो ठीक गया। है। फिर सेकंड चीज जो होती है, जो हम लोग सोचते हैं कि यार हमने भी इतने समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं, और हमको जो ट्रेडिंग अपना जो लास्ट 5-6 सालों पहले अगर जाके अगर हम देखें, तो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये आता है कि यार हमको ये समझ नहीं आता है कि कौन सा स्टॉक लेना है। 2,500 से ज़्यादा स्टॉक है स्टॉक मार्केट में। अब हमारे पास दुनिया का सारा पैसा तो है नहीं कि उठा लें सब स्टॉक्स में डाल दें। तो 2,500 स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स में पैसा डालना है। इतने ढेर सारे सेक्टर हैं। पहले तो केवल अगर आप देखिए निफ्टी 20 सॉरी निफ्टी ऑटो है, रियलिटी है, फार्मा, ये सब तो हो गए। बट इस टाइम पे कस्टम्स सेक्टर्स भी हैं भाई। ईवी के सेक्टर हो गया, आपका ज्वेलरी सेक्टर हो गया, अल्कोहल सेक्टर हो गया। इन सब के इंडेक्स नहीं बने हैं। आप उसको खुद भी कस्टमाइज बना सकते हो ट्रेडिंग भी और चैट जीपीटी की हेल्प से। तो आपके पास इतने ढेर सारे सेक्टर, इतने ढेर सारे स्टॉक्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होती है यार कौन से स्टॉक में काम करना है। तो सबसे पहले मैंने फिगर आउट करा कि हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए जो हमको क्लियरली बता सके कि भाई 2,500 स्टॉक्स में बुद्धि मत लगाओ, ये स्टॉक्स में बुद्धि लगाओ जो एज जिसके अंदर पे है। अब आप पूछ सकते हैं एज क्या होता है। एज इज समथिंग कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसको हम कई बार रिपीट कर रहे हैं वो फेवरेबल आउटकम दे रहा है। बिल्कुल। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसको हम कई बार रिपीट करने से फेवरेबल आउटकम दे रहा है, उसको हम लोग एज बोलते हैं। तो हमको ऐसे स्टॉक में काम करना है जिसके अंदर एज प्रेजेंट है। ठीक है। काफ़ी बार क्या होता है, क्योंकि लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उनको कुछ पता तो है नहीं, तो वो अलग टाइप के कोर्सेज या फिर गलत वीडियोस देख लेते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी मिसलीडिंग कंटेंट भी है। तो आप क्या रिकमेंड करोगे किसी को स्टार्ट करना है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, कहाँ से वो सीख सकता है स्टॉक मार्केट के बारे में, स्पेशली ट्रेडिंग? जैसे अभी हमने बताया स्टार्ट विद ज़ीरोधा वार्सिटी। थोड़ा बताना चाहेंगे ज़ीरोधा वार्सिटी है क्या? ज़ीरोधा वार्सिटी आप गूगल करेंगे तो उसके अंदर ज़ीरोधा वालों ने बहुत अच्छा चीज़ करा हुआ है कि एक ठीक है। बेसिक आइडिया दिया हुआ है कि व्हाट आर द चार्ट्स, कितने टाइप ऑफ चार्ट्स होते हैं, क्या क्या इंडिकेटर होते हैं, क्या ट्रेडिंग होती क्या है, बाय सेल क्या होता है, कितने टाइप ऑफ ट्रेडिंग होती है, कितने टाइप ऑफ चार्ट्स होते हैं, कितने टाइप ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कौन सा इंडिकेटर आपके लिए। थोड़ा स्टडी करने से पता चल जाएगा कि बेसिक आपको आइडिया ट्रेडिंग का पता चल जाएगा। बिल्कुल। फिर सेकंड थिंग, यू कैन गो टू babypips.com। babypips.com पे भी पूरा उनकी यूनिवर्सिटी जैसे ज़ीरोधा वार्सिटी है वैसे उनकी भी यूनिवर्सिटी ठीक है। है। आप उसको देख सकते हो। अगेन उसमें भी चार्ट्स क्या होता है, वो थोड़ा फॉरेक्स स्पेसिफिक बताएगा। तो पिप्स क्या होता है, पिप्स मतलब पॉइंट ही हो गया एक तरीके से, वो क्या होता है, और कैसे आप लगा सकते हो, ट्रेंड लाइन कैसे खींच सकते हो, फिबोनाची कैसे लगा सकते हो, कौन कौन से मूविंग एवरेज होते हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी होती है, सब बेसिक आइडिया आपको समझ लग जाएगा। तो आई बिलीव दैट इज अ गुड प्लेस वेयर यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेडिंग सीख ली बेसिक, क्योंकि मैं यूट्यूब से देख रहा हूँ, मैंने सीख ली।
अब मेरे को स्टार्ट करनी है, मैं कैसे देखूँ कि मुझे कौन से पेयर पे स्टार्ट करनी चाहिए? विच टाइम विल बी द बेस्ट टू ट्रेड? बिकॉज़ जितना मुझे पता है हमारी स्टॉक मार्केट खुलती है सुबह 9:15 से 3:30 के बीच में खुलती है। तो ऐसा कौन-सा टाइम जो आपने नोटिस किया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि जिसमें ज़्यादा मूवमेंट आता है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, ज़्यादा ट्रेडिंग में प्रॉफ़िट कमाने के चांसेस हैं? ये सारी चीज़ें तो बहुत बाद की चीज़ हो गई। ठीक है। भाई अब ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजिकल टाइम नहीं है कि 9:15 पे मार्केट खुलती है पर 3:33 पे काम करे सॉरी 3:33 तो मार्केट बज जाएगी, 10:33 पे काम करोगे तभी आप अच्छा काम कर पाओगे। हुँ, हुँ, कोई हुँ। मुहूर्त तो इसके अंदर होता नहीं है। हुँ। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ही लोगों को सर्व नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका जो पर्सपेक्टिव हो रहा है वही थोड़ा-सा डिफरेंट देखने का नज़रिया जो है वो थोड़ा डिफरेंट देखने का है। हुँ, और पहली चीज़ तो हम इंट्राडे करते नहीं, जो हुँ। हमको 9:15 से 3:30 तक का ही वेट करना पड़े, हम करते हैं स्विंग। तो जो आपका क्वेश्चन है वो ज़्यादा हमारे लिए रिलेवेंट है भी नहीं। ठीक है। तो अगर आप इसको ब्रॉडर टाइम फ्रेम में पूछेंगे तो मेरे लिए जो क्वेश्चन जो समझ में आ रहा है वो ये है कि भाई आपने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई कुछ वो स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स जिसके अंदर पे ऑलरेडी एज है। एज क्या होता है अभी इसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद हो गया कि भाई मैंने भी ट्रेडिंग कर रखी है पहले से, आप भी ट्रेडिंग वाले जानते हो। अभी हम लोग ऑफ कैमरा ये डिस्कशन कर रहे थे कि भाई आपका क्या-क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। तो आपने यही बताया कि भाई इतने ढेर सारे स्टॉक कौन से ट्रेड करें। बिल्कुल, तो सबसे बिल्कुल। पहले हमको एक सेट ऑफ रूल्स बनाना पड़ेगा जो हमको आंसर करेगा कि हमको कौन से स्टॉक में ट्रेड ट्रेड करना करना है। है, बिल्कुल। फिर उसके बाद अब कोई भी ऐसे स्टॉक में तो ट्रेड नहीं कर सकते, कोई लोकेशन होगी। तो हुँ, हमको कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल बनाना पड़ेगा कि उन स्टॉक्स में हुँ। ये चीज़ लोकेशन होगी, ठीक तब है। हमारे पास वो रडार पे आएगा, हुँ, अलर्ट बजेगा, मेरे कान खड़े होंगे, हमको उसमें घात लगा के बैठना पड़ेगा। फिर तीसरी चीज़ हो गई हमको जो बात करने समझ में आया कि भाई कब ट्रेड करना है। भाई हमको स्टॉक मिल गया, लेट्स से कि अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि कल को अगर मोदी जी बोल भी दे आगे कि भाई 2 लाख का सिल्वर 10 लाख होने वाला है। तो हमारा ऐसा तो मतलब है नहीं कि भाई पता चल गया कि सिल्वर हाँ, पे काम बिल्कुल, करना है। बिल्कुल। फिर उसके बाद किस लोकेशन पे काम करना है, 2 लाख पे खरीदें, एक 80 पे खरीदें, एक 75 पे खरीदें, किस में खरीदेंगे? ये भी नहीं, हुँ, हमारे पास एक लोकेशन होनी चाहिए खरीदने के लिए। फिर एक 75 आतिमान तो खरीद ही लेंगे, एक 70 हुँ, आतिमान तो खरीद ही लेंगे। भाई उसके ऊपर भी होता है ना कि कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है, किस तरह प्राइस एक्शन बन रहा है तभी हमको बाय करेंगे। हुँ। तो आई बिलीव ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप स्पेशली स्विंग ट्रेड करते हो या किसी भी तरह की ट्रेडिंग करते हो, जी। आपका जो ये 3 आंसर 3 रूल्स की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। कौन से स्टॉक में काम करना है, चाहे आप इंडेक्स में भी काम कर रहे हो, इंट्राडे भी काम कर रहे हो, तो आप किस इंस्ट्रूमेंट में काम करना है, उसको आप ठीक ऐसे है। ले सकते हो। किस लोकेशन पे काम करना है, हर लोकेशन सबके लिए नहीं होती है और कब काम करना है, यानी कौन कौन के प्राइस एक्शन है, क्या प्राइस एक्शन है आपने डिफाइन कर रखा है कि ये प्राइस एक्शन होगा तो ये मेरे लिए अच्छा है, ये प्राइस एक्शन होगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे ठीक सेटअप के है। लिए अच्छा नहीं है। तो ये 3 चीज़ को जब आप डिफाइन कर देते हो तो आपका ट्रेडिंग का जो रूल्स है बहुत ही ईज़ी और बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग का मेन जो मोटिव है, वो है अपनी साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल करना। तो आपको इसका लेके क्या व्यू है? एकदम सही है भाई। ट्रेडिंग में देखिए हम लोग पैसे से काम करते हैं और अगर रही बात पैसों की, आपके आपके फा अब हमारा आपका रिलेशनशिप है, अभी हम लोग आज आधे घंटे पहले मिले तो हम लोग आधे घंटे पहले से एक-दूसरे को जानते हैं। आप आपके भाई को आपकी एज मान लीजिए 30 इयर्स की है, तो आप 30 इयर्स का अपने भाई को जानते हैं। बट जो पैसे के साथ आपका रिलेशनशिप है, वो आपके मम्मी का क्या पैसे के साथ रिलेशनशिप है, वो भी आपको इम्पैक्ट करता है। उनकी जो मनी की कंडीशनिंग है, वो आपको इम्पैक्ट कर रही है। आपके फादर की जो कंडीशनिंग अबाउट द मनी, वो भी आपको इम्पैक्ट कर रही है। आपके भी जो और बड़े हैं घर में, ताऊ जी हैं, चाचा हैं, उनकी जो कंडीशनिंग है, आपके जो बेस्ट फ्रेंड की कंडीशनिंग है अबाउट द मनी, आप उनसे इम्पैक्ट होते हैं। तो मनी के साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो हमारा चुना हुआ नहीं है। बाकी सारे रिलेशनशिप में हम कैसा बिहेव करेंगे, हम चुनते हैं। कौन-सा दोस्त हमारी ज़्यादा अच्छा है, हम उसके साथ वैसा बर्ताव करते हैं। बट जो पैसे के साथ जो रिलेशनशिप है, वो हम चुनते नहीं हैं। वो हमारी कंडीशनिंग हम नहीं चुन रहे हैं, वो हमारे पेरेंट्स ने ऑलरेडी उनके लिए चुनी हुई है। तो जो आपका क्वेश्चन था कि पैसे का जो ट्रेडिंग है, वो अपना रिफ्लेक्शन है। तो पैसे के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है ना, उसको पहले जानना पड़ेगा कि यार हम रिस्क एवर्स हैं, क्या हम रिस्क टेकर हैं, कि हुँ। हमको रिस्क लेने पे हमको डिफ़िकल्टी नहीं होती है। लॉस हो जाता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। कोई लेट्स से कोई बोलेगा कि भाई आई एम टेकिंग 2% रिस्क इन पर ट्रेड। क्या आप कंफर्टेबल हो 2% रिस्क पे? आप रिस्क अवर्जन हो? तो ये सारी चीज़ें आपको अपने से ढूँढना पड़ेगा, अपने आंसर जानना पड़ेगा, तभी जाके आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे। क्योंकि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर समवन इज़ नॉट नेसेसरी दैट विल वर्क फॉर वर्क यू। फॉर यू, सबकी अगर अलग-अलग वो ट्रेडिंग हाँ, स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी के साथ-साथ उसका जो रिलेशनशिप अबाउट द मनी इज़ डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट है। भाई मे बी भाई-भाई में कहीं पे किसी भी मतलब एक होता है ना, लेट्स से कि अभी लव लैंग्वेज के बारे में बात होती रहती है, तो लव लैंग्वेजेज़ आर डिफरेंट। किसी की लव लैंग्वेज इज़ गिफ्ट देना होता है, किसी की लव लैंग्वेज इज़ इंटिमेसी, टचिंग होती है। तो दैट इज़ डिफरेंट ना। तो उसी तरह हुँ। इसके अंदर भी रिलेशनशिप अबाउट द मनी आपका और मेरा और इनका, उनका सबका डिफरेंट होगा। इसलिए जो मेरे लिए काम कर रहा है, जो रूल्स मेरे लिए काम कर रहे हैं, एक फ्रेमवर्क आप उससे ले सकते हो, बट आप कंप्लीटली 100% उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो।
ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई 2 ट्रेडर है और उनमें से एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर की ट्रेड्स कॉपी कर ले, उसकी सारी स्ट्रैटेजीज कॉपी कर ले, उसके ऐसा इंडिकेटर लगा ले, फिर भी वो दूसरा ट्रेडर लॉस में है? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है और इसका मेरे पास जीता जाता लाइव एग्जाम्पल भी है। उस टाइम पे ये 2014 की बात है, सितंबर अक्टूबर की बात होगी। हम गए हुए थे उस टाइम पे लंदन के बाहर है एक प्लेस है, हमको याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे गए हुए थे। तो वहाँ पे मैट ट्रेविस करके ट्रेडर थे जो उस टाइम पे मेरे मेंटोर थे। वो वहाँ पे एक अपना ऑफिस खोला हुआ था, तो मैंने उनसे सीखा हुआ था, मैं उनका ऑफिस विजिट करने गया था। तो आप समझो उनके यहाँ पे ऐसे ट्रेडिंग फ्लोर होता है, उस टाइप का ट्रेडिंग फ्लोर था। मैंने अपना लैपटॉप निकाला, मैंने उनके मॉनिटर पे कनेक्ट करा, तो मेरे पास 2 स्क्रीन थी, मेरा लैपटॉप प्लस मॉनिटर था, ठीक है। वो आदमी रिवॉल्विंग चेयर पे मोबाइल पे ट्रेड कर रहा था, और क्योंकि वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, तो मैंने देखा है पैसा अच्छा कमाते हैं, तो जो वो ट्रेड ले रहा था मैं भी वही वही कॉपी करना लेता, चाहता था। उस टाइम पे बिल्कुल। वो मानसिकता थी मेरी, ठीक है। ठीक है। हुआ ये कि उसने एक ट्रेड दिया, हुँ। ठीक है, आई थिंक यूरो स्विस की ट्रेड थी, उसने ट्रेड दिया। वो ट्रेड आपने फॉरेक्स में ली थी? हाँ, वो फॉरेक्स में उस टाइम पे हम काम कर रहे थे। उसने एग्जीक्यूट करा, हुँ। सेम ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट करा। अब वो बाय था कि सेल था हमको नहीं पता, ठीक है। वो रिवॉल्विंग चेयर में बैठ के उस सेम पर्टिकुलर ट्रेड से उसने 3.5 लाख रुपए कमाया इन मैटर ऑफ 4-5 मिनट्स, हुँ, ठीक। वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है फॉरेक्स में, और उसकी बिल्कुल। क्वांटिटी भी ज़्यादा थी। 4.5 4 मतलब 5 मिनट के अंदर उसने 4 लाख रुपए, 3.5-4 लाख रुपए उसने कमाया, ठीक है। उसने दिखाया। मैंने भी सेम ट्रेड लिया था क्योंकि हमको उस पे विश्वास था कि वो अच्छी ट्रेड लेता है, तो मैंने भी अपनी क्वांटिटी ज़्यादा मारी थी। हुँ, अब उसने भी लॉस देखा भाई, जब ट्रेड चल रही थी उसने भी 1-1.5 लाख रुपए लॉस देखा, और जो मैंने जो लॉस देखा तो 40,000 रुपए का लॉस देख रहा था मेरी स्क्रीन पे। हुँ। और मेरी फट गई। पहले 10,000 का लॉस हुआ, ठीक है, 10,000 का लॉस देखा हुआ है स्क्रीन पे, कोई दिक्कत नहीं। 20,000 लॉस हुआ, कभी-कभी ये भी देखा हुआ। ठीक है। 30,000 का लॉस देख रहा हूँ मैं। 40 पे आई वाज़ फीलिंग जिटरी। मैंने ट्रेड क्लोज़ कर दी, और जैसे ही वो ट्रेड क्लोज़ करी, उफ! वो ट्रेड घूमी हुँ। और प्रॉफिट टारगेट हिट कर दी। उसका, भाई मतलब जो ट्रेड प्लान था उसके अकॉर्डिंग टारगेट हिट कर दी, ठीक है। बट सेम ट्रेड में उसकी दी हुई ट्रेड से उसने पैसे कमाए थे, मैंने पैसे नहीं कमाए थे। सेम ट्रेड थी, और आई टुक द बिगेस्ट लॉस ऑफ माई लाइफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 40,000 रुपए का लॉस उस टाइम पे बहुत बड़ा लॉस था मेरे लिए, और उस बंदे के लिए 4 लाख रुपए का जो प्रॉफिट था, इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं था उस टाइम के लिए। तो मैं हुँ। वही बोल रहा हूँ कि मैं एक स्क्रीन और एक लैपटॉप लगा के, ट्रेडिंग अच्छे से कॉपी बैठ करके। के, उसका ट्रेडिंग प्लान फॉलो करके भी मैं पैसा नहीं कमा पाया, लॉस करा। और सेम ट्रेड प्लान पे वो रिवॉल्विंग चेयर पे मोबाइल से ट्रेड करके उसने पैसे कमा लिए। तो जो आपका क्वेश्चन यही है कि भाई कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका जो रिस्क एपेटाइट था, अगर मान लो मैंने उसका देखा देखी, मैंने ज्यादा ओवर रिस्क नहीं करा होता, और मैं अपना जो मैक्सिमम लॉस अगर मैं 10,000 या 15,000 देखना चाह रहा हूँ, उसी लिमिट के अंदर अगर मैं रहता, तो मैं जिटरी फील नहीं करता, और मैं प्रॉफिट कमाता, उसके साथ में प्रॉफिट कमाता। बट मैं 40,000 रुपए लॉस वो करके बैठ गया। तो उस टाइम पे जब मैं उस अपने मेरा दोस्त वहीं पे यूनिवर्सिटी में था, तो मैं जब उसके रूम पे गया, तो आई वाज फीलिंग वेरी एजिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड था कि यार हो सकता है ट्रेडिंग मेरे लिए बनी नहीं है क्या, कि भाई एक सिंपल से इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर पा रहे हो। तो उस टाइम पे नए थे, स्टूडेंट थे, दिमाग इतना चलता नहीं था कि भाई इट वाज नॉट अबाउट द स्ट्रैटेजी, इट वाज नॉट अबाउट द डिसिप्लिन, इट वाज अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट जो तुमने फॉलो नहीं करा है। ये कमी ट्रेडिंग की नहीं है, कमी तुम्हारे अंदर ऐसे ट्रेडर की नहीं है, कमी तुम्हारे लालच की थी कि तुम लालच में आ गए कि वो तो पैसा कमाते ही है, चलो बैती गंगा में तुम भी पैसा कमा लो, और वहां पे हमने बड़ा लॉस लिया था। तो इसका मतलब अगर कोई भी ट्रेडर किसी के ट्रेडर को चाहे तो इजीली कॉपी नहीं कर सकता, कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी भी चेंज हो जाती है। आपको नहीं पता वो कब सेल करने वाला है, प्लस हो सकता है आपने सेल कर दिया, वो बाद में सेल कर दे थोड़ी देर बाद, और उसको आपको नहीं पता क्योंकि उसकी साइकोलॉजी बिल्कुल ही डिफरेंट है मार्केटिंग। तो अब मेरा सवाल इसी से कनेक्टेड है, किसी भी ट्रेडर ने मान लीजिए सीख लिया, तो आपके हिसाब से कौन सा ईजी सेटअप है जो उसको स्टार्ट करके उस पर थोड़ा अपने हाथ पक्के करने चाहिए? देखिए, हम लोग यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं, चाहे मार्केट से हट जाइए, किसी भी फील्ड में जाइए, मार्केट अगर पैसा कमाना है तो ईजी नाम के शब्द तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। देयर इज नो ईजी और फ्री लंच इन द वर्ल्ड, चाहे ट्रेडिंग नहीं, पूरे दुनिया में नहीं है। तो आपको काम तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और जो सब करते हैं, जो भी मार्केट से पैसा कमा रहा है उसने मेहनत करी होगी तभी कमा रहा है। और आपने जो बोला कि सेटअप का है, हम अगेन बोल रहे हैं कि हर इंडिविजुअल का सेटअप डिफरेंट होगा। हम अपना सेटअप का फ्रेमवर्क बता सकते हैं, उस फ्रेमवर्क से आप की पॉइंट्स ले सकते हैं, उस फ्रेमवर्क को आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि इफ थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू और हम्म। नॉट। जो मेरा भी सेटअप है वो कंप्लीटली ऐसे 50 मूविंग एवरेज की मैंने बात करी। 50 मूविंग एवरेज तो है नहीं उत्कर्ष ने बनाया है, हम्म। मार्क डगलस ने बनाया है, नहीं, ये तो सदियों चला आ रहा है। हम्म। तो हमने कुछ चीज़ों को इनसे लिया, कुछ चीज़ों को इनसे लिया, कुछ चलिए। चीज़ों को इनसे लिया,
पूरा फ्रेमवर्क यहाँ से उठाया, कुछ फ्रेमवर्क यहाँ से उठाया, कुछ फ्रेमवर्क को यहाँ से उठाया और सबको कंबाइन करके देखा क्या चीज़ काम कर रहा है। जो काम कर रहा है उसको रखा, जो काम नहीं कर रहा है उसको हटाया, जो काम कर रहा है उसको इम्प्रूव किया, फिर उस फ्रेमवर्क को कुछ और लोगों से इंस्पायर किया। तो ऐसे करते-करते तो जर्नी होती है। तो जो 50 मूविंग एवरेज जो नॉर्मल है वो डार्क बन गया, अचानक से नहीं डार्क बना ना। वो तो कई चीज़ों को देख-देख के हमने उसको डार्क किया। करा। हमने अपनी खुद की स्टडी करी, पास्ट ट्रेड्स को मैंने देखा, अपने जर्नल्स देखे कि भाई कौन से ट्रेड्स ऐसे हैं जिसमें मैंने कमाए हैं, कौन से ट्रेड्स ऐसे हैं जिसमें हमने नहीं कमाए हैं। तो हमने कुछ कॉमन कॉमन पॉइंट्स निकालना शुरू करे। अच्छा, इसके अंदर ऐसा हायर टाइम फ्रेम हुआ था और लोअर टाइम फ्रेम हुआ था इसलिए मैंने पैसे कमाया था। इसके अंदर ऐसा हायर टाइम फ्रेम पे नहीं था इसलिए मैंने पैसा लॉस करा था। तो वो चीज़ कॉमन कॉमन पॉइंट्स को ही हमने कोड जब करा तो मेरे सामने आया डार्क 50 इवेंट्स। ठीक है। तो ये आपके एक्सपीरियंस से, आपके जर्नल से और आपके एक्सपोज़र से आप अपना सेटअप बना सकते हो। तो अब आप मेरे को थोड़ा अपने सेटअप के बारे में बताइए कि कैसा चल रहा है आपका सेटअप और क्या है अभी आपका सेटअप? तो हमारे सेटअप पे 3 चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार-बार ये बोल रहा हूँ कि पहले मैं अपने लिए रूल डिफाइन किया है कि कौन से स्टॉक में काम करना है। वो मैं अभी आपको रूल्स दिखाता हूँ। किस लोकेशन पे काम करता है वो मैं लोकेशन आपको दिखाता हूँ। डार्क 50 बैंड आपको बेसिक आइडिया लग ही गया होगा कि 50 बैंड्स है और मेरे लिए डार्क 50 बैंड्स जब बनेगा तब वो मेरी लोकेशन हो गई और कब लेना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक हाई क्वालिटी ट्रेड अकॉर्डिंग टू मी एक हाई क्वालिटी ट्रेड क्या होती है, उस ट्रेड के अंदर पे एज होता है। एज क्या होता है कि हमको बताता है कि कौन से स्टॉक में काम कर रहा है। एज मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसको हम बार बार रिपीट करेंगे तो फेवरेबल आउटकम आएगा। तो ठीक हमको है। ऐसे स्टॉक ही चाहिए ना कि जो ऊपर जा रहे हैं ऊपर ही जाते रहे। तो हमको ऐसे स्टॉक ही चाहिए, तो हमको एज वाले स्टॉक चाहिए। तो उस स्टॉक के अंदर पे उस ट्रेड के अंदर पे एज होना चाहिए। फिर सेटअप होना चाहिए। सेटअप बारे में बात करेंगे, हमारा क्या सेटअप है, डार्क 50 मेरा सेटअप है। और एंट्री क्राइटेरिया जो होनी चाहिए कब हमको एंट्री करना है। तो ठीक है। किसी भी ट्रेड में अगर मेरे पास ये एज है, सेटअप है और एंट्री तो मेरे लिए हाई क्वालिटी ट्रेड है। किसी भी ट्रेड में अगर उसका एज नहीं है, सेटअप और एंट्री तो मैं वो ट्रेड नहीं लेता क्योंकि दैट दैट डजंट कंस्टिट्यूट अ हाई क्वालिटी ट्रेड फॉर ठीक मी। है। तो अगर मैं आपको अपने एज की बात करूं, एज ऐसे पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है। तो अगर मैं आपको अपने एज की बात करूं, वही चीज लिखा है, रिपीटेड प्रोसेस गिव फेवरेबल आउटकम। मतलब एज मतलब होता है कोई भी प्रोसेस जब हम बिल्कुल, मल्टीपल टाइम बिल्कुल, रिपीट करेंगे तो बिल्कुल। फेवरेबल आउटकम आएगा। अब जैसे हमारे लिए ट्रेडिंग के मामले में एज क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आप भी बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हो, आप भी देख रहे हो कि ऑल टाइम हाई स्टॉक्स होते हैं, जिसने ब्रेकआउट करा होता है वो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स ऊपर जाता है। मतलब ठीक एक्सपेंसिव है। थिंग्स गेट्स एक्सपेंसिव ओवर टाइम। तो वही सेम इसके अंदर पे भी 52 वीक हाई स्टॉक, यानी जिसने एक साल के हाई को ब्रेकआउट करा होता है, दैट मीन्स उसके अंदर बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। अभी जो एज होता है, हमारे और आपके जैसे छोटे लोग तो बना ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। भाई हम अगर 20 लाख रुपए ट्रेड कर रहे हैं, आप 50 लाख रुपए ट्रेड कर रहे हैं, सामने वाला 50 लाख रुपए ट्रेड कर रहा है, तो वो थोड़ी ना मार्केट घुमा पाएगा। बिल्कुल। मार्केट में अगर लगातार 2-3% की कैंडल बन रही है तो दैट मीन्स पीछे से कोई म्यूचुअल फंड, कोई गवर्नमेंट, कोई सिंगापुर बैंक या फिर कोई कतर बैंक, ये सब भी पैसा डाल रहा है उसके अंदर पे, फेडरल पैसा डाल रहा है उसके अंदर पे। तो ये जो बड़े बड़े FIIs DIs होते हैं, ये सबकी फुटप्रिंट्स हमको देखना होता है। तो फुटप्रिंट्स कैसे, कहाँ पे पैसा डाले, पैसे पता चलेगा जब उसके अंदर पे पता है कि भाई ये ऑल टाइम हाई स्टॉक है। दैट मीन्स इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कि पीछे से बड़ा पैसा आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम और आप कोई भी स्टॉक को चाह के भी ऑल टाइम हाई नहीं ले जा सकते। फिर सेकंड स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर कोई भी ठीक स्टॉक है। निफ्टी से या निफ्टी स्मॉल कैप 50 से निफ्टी चा- स्मॉल कैप 250 से हाई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स हम और आप तो करा नहीं सकते। कौन करा रहा है? पीछे से बड़े लोग हैं, जो म्यूचुअल फंड हैं, जो LIC हैं, जो फेडरल बैंक्स हैं, कतर बैंक है, बैंक ऑफ जापान, ये सब की बाइंग हो रही है, तभी वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तभी उसकी आउट परफॉर्म कर रहा है रिलेटेड टू निफ्टी। फिर इंस्टीट्यूशनल बाइंग का मतलब हो गया बड़ी बड़ी कैंडल बनना। कि जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग में जब आप देख सकते हो कि भाई कोई भी स्टॉक में अगर 3 या 5 या 8% की कैंडल बन रही है, हम आप तो वो बना नहीं सकते। अगेन बिल्कुल। पीछे से कोई उसका अर्निंग्स होगी, कुछ होगा जिसमें पीछे से बड़े लोग बाय कर रहे हैं। और कोई बड़ा आदमी जो अब 200 करोड़ रुपए लेके ट्रेड कर रहा है, 500 करोड़ रुपए ट्रेड कर रहा है, वो तो हाई पे बाय करेगा नहीं, वो तो लो पे ही बाय करेगा, क्योंकि उसके पास ऐसे मैकेनिज्म होते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको वो लो पे खरीद के ऊपर बेच सकता है। तो जब इंस्टीट्यूशनल बाइंग का मतलब हो गया यानी बड़ी बड़ी कैंडल जब बन रही है तभी ये चीज हो रहा है। ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होना चाहिए। जैसे कि अभी आपके भी फादर है, घर में आपकी चलती है कि आपके फादर चलती है। फादर की। तो बस इसी तरह स्टॉक में भी डेली, मंथली और वीकली चार्ट होते हैं। ठीक है। तो मंथली जो चार्ट बोलेगा और जो वीकली चार्ट बोलेगा, डेली को इवेंचुअली वो फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक तो है। अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है मंथली या वीकली में, तो डेली भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, अभी नहीं तो तभी चला जाएगा। ठीक है। और मंथली और वीकली में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हम आप करा नहीं सकते। अगेन पीछे से ही बड़ा पैसा आ रहा है, पीछे से बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, पीछे से बड़े बड़े बैंक्स आ रहे हैं, दुनिया भर का FIIs DIs आ रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड करा हुआ है और हायर टाइम फ्रेम। क्योंकि सोचो हम लोग एक डेली कैंडल नहीं ला सकते, वीकली कैंडल कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल। 20-30 लाख रुपए लेके कैसे बना सकते हैं? तो बड़ा पैसा आ रहा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड उसके अंदर पे होना, मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है। फिर बिग पैटर्न ब्रेकआउट यानी मल्टी ईयर ब्रेकआउट। हम लोग
सोचो आप 3-4 साल का कोई कप एंड हैंडल पैटर्न है, या 4 साल का कोई रेक्टेंगल है, या कोई ट्रायंगल है, पेनेंट है, कोई फ्लैग है 4 साल का वीकली टाइम फ्रेम पे, उसका अगर ब्रेकआउट हो रहा है, दैट्स अ बिग थिंग। ठीक है। अगेन हम और आप तो कोई ब्रेकआउट करा नहीं सकते, हम लोग डेली हाई का ब्रेकआउट नहीं करा सकते, तो 4-5 साल का आप पैटर्न की बिग पैटर्न ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं। तो अगेन क्या हो रहा है, कैसे क्या पता चल रहा है इससे, पीछे से बड़ा पैसा आ रहा है, बिल्कुल। म्यूचुअल फंड का पैसा आ रहा है, एफआईआईज का पैसा आ रहा है, डीआईज का पैसा आ तो रहा है। लेकिन इतनी एक्यूरेसी से पता चल जाता है ये सब? अरे आप खुद सोचिए, ये पता कैसे चल रहा है? आप खुद सोचिए ना कि आप बिग पैटर्न ब्रेकआउट कैसे कराएंगे? कोई भी स्टॉक को 52 वीक लो पे एक स्टॉक है और 52 वीक हाई पे एक स्टॉक है, आप बताइए लिक्विडिटी कहाँ ज़्यादा होगी? 52 वीक हाई पे, बड़े लोगों का फुटप्रिंट्स कहाँ ज़्यादा होगा? बड़े 52 वीक लो पे। कैसे बड़े लोगों का 52 वीक लो पे होगा? सर क्योंकि लोग नीचे से बाइंग करेंगे। बड़े लोग, बेवकूफ लोग तो नीचे से बाय करेंगे। हाँ, म्यूचुअल फंड जो बड़े लोग हैं, एलआईसी है, आपका हाँ, जो बैंक ऑफ जापान है, ये सब लोग कहाँ बाय करेंगे? बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट। नॉट द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब उनकी उनकी प्रेजेंस है उसके अंदर पे। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कोई भी स्टॉक अगर मान ली 100 रुपए से पहले 50 रुपए गया, वो वापस अगर मान ली 110 रुपए पे तो आ रहा है, कुछ 100 तो रुपए आ किया रहा है, उन्होंने। दैट मीन्स कोई तो बाइंग करा है ना नीचे से बिल्कुल, ऊपर बिल्कुल, तक। बिल्कुल। और हम जैसे रिटेल बाइंग करके ऊपर नहीं ले जा सकते। पर 100 रुपए का स्टॉक मान ली 60 रुपए पे आ गया, 40% गिर गया, और वहां से 60 रुपए से अगर वापस से वो 100 रुपए या 110 रुपए पे चला गया है, तो हम और आप रिटेलर्स उसको नहीं ले जा सकते। पीछे से ही बड़ी बाइंग आई, म्यूचुअल फंड्स लोगों की बाइंग आई है। ऐसे बड़े बड़े बैंक ऑफ जापान हो गया, आपका कतर, अभी कोई एक सेक्टर में आपने भी न्यूज़ पढ़ी होगी, कतर बैंक और यूएई का बहुत सारा पैसा उसके अंदर आया हुआ था। तो ये सब बाइंग कौन कर रहा है? बड़े लोग तो कर रहे हैं। ये सब 20-20 लाख रुपए बाइंग थोड़ी ना कर रहे हैं, ये सब 200-200 करोड़ रुपए की बाइंग कर रहे हैं, 2-2 हजार करोड़ रुपए की बाइंग कर रहे हैं। इनकी जो प्लानिंग होती है 8-8 हजार करोड़ रुपए की बाइंग की होती है। हम जैसे लोगों की थोड़ी ना, चलो हाँ 20 लाख रुपए बाइंग करते हैं, 5 लाख रुपए के स्टॉक खरीदते हैं, ये तो उनकी बाइंग होती नहीं है। तो जो आपका क्वेश्चन था कि कैसे पता चल रहा है, ये पैटर्न्स हैं, इससे पता चल रहा है कि यार पीछे से बड़ा पैसा आ रहा है। भाई कोई स्टॉक अगर अपने ऑल टाइम हाई पे है, कोई स्टॉक ने बड़ा पैटर्न का ब्रेकआउट करा हुआ है, कोई स्टॉक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये हम और आप नहीं कर सकते। ये ठीक है। बड़ा पैसा अगर उसमें इन्वॉल्व है, बड़े लोगों का पैसा है, मतलब मनी हैज बीन ऑलरेडी कमिटेड। आप ऐसा सोचो, मनी हैज बीन ऑलरेडी कमिटेड, यानी अगर उसके पास 8,000 करोड़ रुपए का उसने सोचा तब मैं बाइंग करूंगा, तो मतलब अगर कम्युलेटिव अगर एक लेट्स फॉर एग्जांपल 8,000 करोड़ रुपए सोचा तो बाय करेंगे, 3,000 करोड़ रुपए उसने डाल चुका है उसके अंदर पे, 4,000 करोड़ रुपए उसने डाल चुका है उसके अंदर पे, यानी मनी हैज ऑलरेडी बीन कमिटेड, और भी पैसा उसमें कमिट होगा ठीक इन है। फ्यूचर आने वाले टाइम पे। फिर एक एक जो मैं बहुत ही इसको फॉलो करता हूँ, कोलेमिगी का मेथड होता है, इसके अंदर 30% ऑफ द मूव इन 30 डेज, यानी कोई भी स्टॉक 100 से 130 जाता है इन 30 डेज पे या 21 डेज पे, आप हम उसको देखते हैं कि ये स्ट्रांग है। क्योंकि सोचो इतने 30 डेज या 21 डेज के अंदर पे आप कोई भी 100 रुपए से 130 कौन कौन ले जा पाएगा? क्या हम 1 करोड़ रुपए लगा के ले जा सकते हैं उसको? बिल्कुल क्या नहीं। 5 करोड़ लगा के वो ले जा इसमें सकते हैं? फिर वही बड़े लोग आएंगे। बड़े लोग आ रहे हैं, यानी 30% ग्रोथ इतने शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम पे हो रही है, दैट मीन्स हम और आप नहीं कर सकते ये काम। पीछे से ही कोई बड़ा पैसा डाल रहा है, चाहे बिल्कुल। प्रमोटर डाल रहा हो, चाहे एफआईआईज डाल रहे हो, चाहे डीआईज डाल रहे हो, चाहे जो डाल रहा हो, केतन पारेख डाल रहे हो, एक्सवाईजी जो भी डाल रहे हो, हमको उससे क्या लेना देना? हमारा को बस मतलब है कि हमको पता चल रहा है कि ये स्टॉक में बड़ा पैसा लगा है, इन फ्यूचर भी बड़ा पैसा लगने के चांसेस वेरी हाई। ठीक है। अब वो स्टॉक पकड़े जो 52 वीक लो पे है, उसमें कोई बड़ा पैसा लगा है, इसका कोई गारंटी नहीं है अभी तक। ठीक है। और एक स्टॉक है जो 52 वीक हाई पे है, और इसके अंदर कुछ गारंटी कि हाँ बड़ा पैसा लगा है, तो किसके अंदर हायर चांसेस ऑफ रहेगा कि भाई वो ऊपर जाएगा, ठीक है। जिसमें ऑलरेडी बड़ा पैसा लगा हुआ है? तो ये हो गया एज, कि हमने ऐसे स्टॉक ही चुने जिसमें एज है, जिसमें ऐसी चीजें कि अगर हम इन स्टॉक्स को बार बार चुनते रहेंगे तो वो मेरी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल। बढ़ जाएगी कि ये स्टॉक ऊपर जाने की। तो मैंने अपना स्टॉक यूनिवर्स अपने आप ही कम कर लिया ठीक है। कि हमको उन 2,500 स्टॉक्स में से ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें होंगी। और ये सारी चीजें कैसे दिखती चार्ट में? ये सारी चीजें आपको दिखेंगी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ। जैसे अभी हमने बात करी 3-4% कैंडल हम आप तो बना नहीं सकते, हम लोग 1% कैंडल बनाने के लायक नहीं है, 3-4 % कैंडल नहीं बना सकते। तो आप सोचिए कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें अगर आप 50 कैंडल देख रहे हो, उस 50 कैंडल में मान लीजिए 8-10 कैंडल ऐसी जिसमें 3-3% की बन रही है, 3-3% की ग्रीन कैंडल बन रही है, 4% की 2 कैंडल बन रही है। तो इसके अंदर आपको क्या पता चल रहा है? बड़े पैसे लगे हुए हैं। लगे हुए हैं बिल्कुल। और जो बड़ा पैसा लगा हुआ है, यानी हमको भी वहीं पे उसका पीछा करना है, जो पीछे वाला जो पैसे वाला आदमी उसका पीछा हमको करना है। तो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल अगर दिखेगी हमको चार्ट में, अगर 50-60 चार्ट कैंडल देख रहे हो, अगर उसके अंदर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है, दैट मीन्स वो बड़ा पैसा लगा है। और वो बड़ा पैसा कैसे पता चला बड़ा पैसा लगा है? क्योंकि हम और आप कैंडल नहीं बना सकते। ठीक है। फिर अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन कैंडल, अगर वहीं पे बड़ी बड़ी कैंडल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, भाई कोई स्टॉक इसमें 3% की 3 कैंडल बनी है, 50 कैंडल आपने देखा है और 3% की 3 कैंडल बनी है, और एक स्टॉक है जिसमें 3-3%, 4-4% की 9 कैंडल बनी है,
या 11-12 कैंडल बनी है, तो कौन सा स्टॉक ज्यादा मजबूत हुआ? 3 कैंडल वाले। 3 कैंडल वाले कैसे मजबूत होंगे? इसमें 9 कैंडल वाला आपने कहा और 3 कैंडल वाला। हाँ। 9 कैंडल पे हम सारा टाइम फ्रेम देख पा रहे हैं 9 कैंडल्स का, और 3 कैंडल पे हम सिर्फ 3 दिन का देख पा रहे हैं, राइट? अरे हम डेली टाइम फ्रेम की तो बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हाँ, है ठीक है। भाई एक ही चार्ट की बात, जैसे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, फिर से हम्म, क्वेश्चन रिफ्रेश करते हैं आपसे। हम्म, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और एक चार्ट है, चार्ट नंबर ए, उसके अंदर पे आपने 50 कैंडल देखी, रिसेंट की 50 कैंडल देखी। 50 कैंडल में 3+% का जो मूव है वो केवल 3 कैंडल दिख रही है उसके अंदर पे। ठीक है। और दूसरा चार्ट नंबर बी है जिसके अंदर पे 3+% का जो मूव है उसमें 10 कैंडल है। तो बताइए कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा? 10 कैंडल 10 कैंडल वाला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या पता चल रहा है? पीछे से बड़ा पैसा आया उसके बाहर है, अंदर पे। बिल्कुल। तो वैसे ही पता चल जा रहा है कि बड़ी बड़ी कैंडल होनी चाहिए और बड़े बड़े कैंडल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी बिल्कुल। चाहिए। तो वॉल्यूम भी देखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वो अब सोचिए, बड़ी कैंडल बन रही है तो हाँ पीछे से बड़ा पैसा आ रहा है तो हाँ। वॉल्यूम तो आ ही रहा होगा। हम्म। अब हम अपने कंफ्यूज क्यों करें जब हम्म, हमको नेकेड चार्ट से दिखाई दे रहा है कि यहाँ बड़े लोग आ रहे हैं। अब हम उसमें वॉल्यूम भी डाल दें, फिर ओबीवी ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी डाल दें, फिर उसके बाद न्यूज़ से भी कंफर्म कर लें, फिर उसके बाद ट्विटर पे भी जाके वो रिपोर्ट भी बहुत पढ़ ज्यादा लें। हौच पौच क्या जाता है। मतलब है जब हमको पता चल जा रहा है कि पीछे से बड़ा पैसा आ रहा है, हमको इवेंचुअली पता क्या कर रहे हैं कि बड़ा पैसा कहाँ घुसा हुआ है, यही तो पता कर रहे हैं ना। अगर बिल्कुल। हमको क्लैरिटी से पता चल जा रहा है कि बड़ा पैसा यहाँ घुसा हुआ है तो क्लियर है। अब हम्म, चाहे आप कान ऐसे पकड़ लीजिए, कान ऐसे पकड़ लीजिए, वैसे लीजिए, पकड़ लीजिए, तो लीजिए। बात तो एक ही हो गई आपके लिए। हम्म, तो हम वॉल्यूम देखते हैं पर वॉल्यूम कम देखते हैं क्योंकि हमको कैंडल्स पता चल जा रहा है कि इतनी बड़ी कैंडल 3% 4% कैंडल बनी है, बन रही है। बड़ा पैसा आदमी ने डाला होगा बिल्कुल। किसी ने पीछे से, खत्म कहानी। फिर जो तीसरी चीज आपको हम चार्ट में देखते हैं उस स्टॉक को देखने के लिए कि एंगल कैसा है। ठीक कि है। अगर मान लीजिए कोई अप मूव है, 50-60 कैंडल जो हम देख रहे हैं उसमें जो अप मूव है, क्या वो एंगल ऐसा है कि एंगल ऐसा है? इससे भी फर्क पड़ता है। जरूर पड़ेगा कि भाई अगर एक एंगल, एक स्टडी एंगल 30-40 डिग्री के एंगल से जा रहा है और एक 20 डिग्री वाला एक ऐसे एंगल से जा रहा है, मतलब ये एंगल ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि ये एंगल ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपको? ये एंगल ये वाला ज्यादा एंगल स्ट्रॉन्ग क्योंकि दिख रहा है। ऐसे है। हाँ, क्योंकि स्ट्रेंथ दिख रही है इसके अंदर बिल्कुल पे, बिल्कुल। यानी बाइंग फोर्स दिख रही है इसके दिख अंदर पे। रही है। इसमें क्या दिख रहा है? बाइंग फोर्स कम दिख रही है, इसमें बाइंग फोर्स ज्यादा दिख रही है। हम्म, तो ये तीन चीजों से हमारे पास, जैसे आपके पास 2500 स्टॉक्स थे, आपने इसको फिल्टर कर लिया कि ऑल टाइम हाई स्टॉक्स डाल दो, फिर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग आरएस स्टॉक डाल दो जो निफ्टी से आउट परफॉर्म करे, उसको आपने डाल दिया। फिर आपने डाल दिया कि इसके अंदर पे 30% मूव कैसे हैं, तो आपके मान लीजिए 2500 स्टॉक्स जो मेरे पास आते हैं, अब 2500 स्टॉक्स से मेरे पास 120-130 स्टॉक्स हो जाते हैं। अब 120-130 स्टॉक्स हो गए, मेरा यूनिवर्स छोटा हो गया, मेरा फोकस नैरो हो गया। अब उन 120-130 स्टॉक्स वाली 150 स्टॉक का जो चार्ट मेरे पास आया, उसमें हमको देखना होता है कि भाई ग्रीन ग्रीन एलिफेंट कैंडल बन रही है क्या, ठीक है। फ्रीक्वेंसी उसकी ग्रीन कैंडल की है क्या, एंगल कैसा है। तो अगर हमने उन 150 स्टॉक को इन तीनों क्राइटेरिया में फिल्टर कर देते हैं तो मेरे पास ऑलरेडी 120 स्टॉक हो जाते हैं। बिल्कुल। 20-30 स्टॉक्स अपने आप ही कट जाते हैं। तो मेरे पास, हम क्या कर रहे हैं, हम अपना फोकस को नैरो कर रहे हैं। करते जा रहे हम हैं। अपना जो कौन से स्टॉक लेना है उसकी लिस्ट को नैरो करते जा रहे हैं। अभी हम 2500 स्टॉक्स नहीं ले सकते थे, हम 150 स्टॉक पे तो फोकस कर ही सकते हैं, 120 पे ले आए 120 पे हमने कर ही सकते हैं। तो अब मेरा फोकस नैरो हो गया। अब सारे अभी भी मेरे पास दुनिया का सारा पैसा नहीं कि हम 120 उठा ले, भाई उसको भी हमको नैरो डाउन करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो पहले इस, तो अगर हम ये बोलें कि चार्ट, ये जो एज है, जो हमने बोला कि एज जो अभी ये बात हो रही थी, इसको चार्ट में कैसे दिखाई देता है, अगर हम उसकी बात करें तो एक बार आप ये देख लो, 2 चार्ट के एग्जांपल है, ठीक उसके है। अंदर वही बड़ी बड़ी ग्रीन कहाँ पे, बड़ी बड़ी ग्रीन कहाँ पे है, ठीक है। ठीक है। बड़ी ग्रीन कैंडल एलिफेंट कैंडल, ठीक और है। फ्रीक्वेंसी यानी कितने नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स है, दोनों में दिख रहा है ठीक है। स्ट्रॉन्ग है, हम्म, एंगल दोनों में स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो वही हम्म, चीज को हम कंफर्म कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो जो एज है, एज को अगर हम चार्ट, आपके चार्ट में दिखाई कैसे देगा? चार्ट में ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पे आपके 2 चार्ट लगे, लेफ्ट में अगर आप चार्ट देखेंगे, इसके अंदर पे देखेंगे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ऑफकोर्स दिखाई दे रही है। भाई हमको ये नहीं देखना कि लेंस लगा के नहीं देखना, इंची टेप लगा के नहीं देखना कि ये ज्यादा बड़ी, हमको बस देखना रिलेटिव कितनी है। कि अगर हम 50-60 चार्ट देख रहे हैं कि इसमें बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है क्या, एलिफेंट साइज कैंडल दिख रही है क्या, ऑफकोर्स यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है। फिर क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है क्या, ग्रीन कैंडल की फ्रीक्वेंसी है क्या, ऑफकोर्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ग्रीन कैंडल इज मोर देन द रेड कैंडल्स। फिर एंगल भी हमको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो ये चार्ट हो गया जो मेरे वॉच लिस्ट में जाएगा। ठीक है। फिर सेकंड चार्ट देखते हैं, फिर उसमें देख रहे हैं कि यार इसके अंदर बड़ी बड़ी एलिफेंट कैंडल है क्या, ऑफकोर्स इसके अंदर बड़ी बड़ी एलिफेंट कैंडल है। फिर हम देख रहे हैं क्या इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन कैंडल है क्या, ऑफकोर्स इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन कैंडल ज्यादा दिख रही है, नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ रेड कैंडल्स। फिर हम देख रहे हैं कि एंगल हमारा स्ट्रॉन्ग है क्या, हमको एंगल भी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। फिर ये चार्ट हमारे वॉच लिस्ट में जाएगा। पर ऐसे ही कोई चार्ट होगा जिसके अंदर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है बट फ्रीक्वेंसी ऑफ बिग ग्रीन्स आर लेस, ठीक लाल है। कैंडल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। वो स्टॉक का चार्ट मेरे वॉच लिस्ट में नहीं जाएगा। ठीक है। तो ऐसे मैंने अपना कौन सा स्टॉक लेना है उसको सॉर्ट आउट कर लिया। ठीक, अब अगेन हमारे पास दुनिया का सारा पैसा है नहीं जो हम सब 120 स्टॉक खरीद लेंगे। अब हमको देखना है कि यार
कौन से लोकेशन पे लेना है, यानी सेटअप क्या है मेरा। तो जो मेरा सेटअप है वो डार्क 50 बैंड, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, मेरा सेटअप डार्क 50 बैंड पे वीकली पे जब आता है, जो कोई स्टॉक अगर वीकली 50 मूविंग एवरेज पे आता है और मेरा सेटअप डार्क बनता है, वहाँ पे 50 मूविंग एवरेज डार्क बनती है, तब वहाँ पे बाय करने का देखते हैं। सेम डेली पे आता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा, जैसे अभी जितने भी स्टॉक से बात करी इसमें पता चल रहा है ना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा इसके अंदर पे। अब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड अगर 50 मूविंग एवरेज पे आएगा, 50 मूविंग एवरेज इज इंटरमीडिएट सपोर्ट, तो वहां तो सपोर्ट लेगा ही लेगा। बट मेरा कैसा है, अगर वो 50 मूविंग एवरेज पे आ रहा है बट डार्क भी बन रहा है, तो मेरा फोकस नैरो हो जाएगा, उसके मतलब कान खड़ हो जाएगा, उस पर हमको ट्रेंड ढूंढना शुरू कर देना पड़ेगा। तो ये जो सेटअप है, मेरे पास 3 सेटअप है, यहाँ पे 4 मैंने लिखे, पर यहाँ पे हम आपसे आज बात 3 की करेंगे। वीकली पे जब 50 मूविंग एवरेज पे मार्केट आती है, डेली पे जब 50 मूविंग एवरेज पे मार्केट पे आती है, और 195 मिनट पे जब मार्केट आती है 50 मूविंग एवरेज पे, ये मेरे 3 सेटअप है। अब आप पूछ सकते हैं 195 मिनट क्यों होता है। बिल्कुल यही पूछने वाला था। तो आप जानते हैं, आप यही चीज पूछेंगे भाई 195 इज वेरी टिपिकल टाइम फ्रेम, जो यूजुअली लोग नहीं सुनते इसके बारे में। तो डेली को जब हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, दैट इज 195 मिनट। 188 होता है बट वो 195 पे करा हुआ है हमने। तो डेली टाइम यानी डेली टाइम फ्रेम को जब डिवाइड बाय 2 करेंगे 195 आएगा। अब मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे पास बहुत सारा टाइम देखने के लिए होता नहीं कि मैं सुबह 9:15 पे भी देखूँ, 3:30 पे भी 11:30 पे देखूँ, फिर 2 बजे भी देखूँ, फिर 3 बजे देखूँ। मेरे पास इतना टाइम है नहीं करने के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने स्टॉक अच्छे करे हुए, स्टॉक सिलेक्शन मेरा इज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, कि भाई ऐसी स्टॉक मेरे पास है जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पे है। तो हमको बस एंट्री तो मारनी ना, तो एंट्री मारने के लिए मैंने अपना ऐसा बनाया हुआ है ताकि हमको कम फोकस करना पड़े। तो हमको दिन में सिर्फ 2 बार देखना पड़ता है, क्योंकि दिन के 2 कैंडल बनेंगे 195 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो एक हमको 12:30 का राउंड देखना पड़ता है, एक हमको 3:30 बजे का राउंड देखना पड़ता है। तो ये हमारा 3 टाइम फ्रेम हो गया। अब ये कैसे चार्ट में कैसे दिखाई देता है, तो वही है कि 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे डार्क है, ठीक है। तो जो तो ये सेटअप है मेरा, चार्ट में कैसे दिखाई देता है, 50 मूविंग एवरेज हाई और लो लगा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था। बस इसके अंदर पे जब वो डार्क हो जाता है, तब हमारा फोकस वहां बढ़ जाता है कि भाई 120 स्टॉक है, 120 स्टॉक में कुछ स्टॉक आएंगे जो 50 मूविंग एवरेज के करीब होंगे। लेट से 120 स्टॉक में से 30 स्टॉक्स ऐसे आए जो 50 मूविंग एवरेज के पास है। तो अगेन 130 स्टॉक हम लोग ने देख लिया, 130 स्टॉक सारे के सारे 50 मूविंग एवरेज पे तो आएंगे नहीं। उस 130 स्टॉक्स में कुछ ऐसे होंगे जो 50 मूविंग एवरेज के पास होंगे। लेट्स से 30 स्टॉक्स ऐसे जो 50 मूविंग एवरेज को टच कर रहे हैं, हाई 50 मूविंग एवरेज बैंड को टच कर रहे हैं। फिर अब वो हम अगेन मैं 30 के 30 स्टॉक्स बाय कर नहीं पाऊंगा, मैं क्या करूंगा भाई, मैं वही स्टॉक्स में बाय करने की देखूं जिसके अंदर पे वो 50 मूविंग एवरेज डार्क बन रहे हैं, ठीक है। तो जब 30 50 मूविंग एवरेज पास है, सारे डार्क बनेंगे नहीं। लेट से 20 में डार्क बन रहा है, डार्क 50 हो रहा है, तो यानी मेरा फोकस अगेन नैरो हो गया। सोचिए 2,500 स्टॉक्स हम 130 पे आए, 130 से हम 30 पे आए, 30 से हम 20 पे आ गए। तो ये जो प्रोसेस है ना, नैरो अपना फोकस को नैरो करने का, यही आपका ट्रेडिंग को आपको एज दिलाता है, क्योंकि आप रैंडमली कुछ नहीं बाय कर रहे हो, आपके रूल्स आर वेरी क्लियर कि हम कौन से स्टॉक को कब बाय कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप सारे अगेन 20 के 20 स्टॉक तो बाय कर नहीं पाओगे, क्योंकि इतना सारा पैसा हमारे पास है। तो आप ये 2,500 में से कितने तक लेके आ चुके हो? आपके सामने 2,500 से, जैसे अभी इस समय करंट मार्केट की बात करें, इस टाइम पे जो इस टाइम पे जिसमें एज वाले स्टॉक्स हैं, मोटा मोटा 50 स्टॉक्स है जो एज वाले हैं। तो सोचिए 50 स्टॉक्स एज वाले हैं, मार्केट का ब्रेड कितना खराब है। 2,500 स्टॉक्स में 50 स्टॉक्स आ रहे हैं बस। और यही टाइम पे 2,500 जब मार्केट अच्छी हुआ करती, 2,500 स्टॉक्स मेरे पास लगभग 180, कभी किसी हफ्ते में 170, मतलब पर वीक में ये वाली एक्सरसाइज करता हूँ। कभी 170 आते थे, कभी 190 आते थे, कभी 160 आते थे, बट मोटा मोटा 150 से 200 के आसपास ही रहते थे। और अब की बार ऐसा हो रहा है कि वो पहले 1 महीना पहले 80 था, फिर अभी 70 हुआ, आज अभी मैंने पिछली बार जब मैंने करके आया तो 50 था मेरे पास। तो उत्कर्ष भाई आपका लेकिन इसको लेके व्यू क्या है कि मार्केट जो है जितना अभी की बिल्कुल ही वॉलेटिलिटी खत्म हो गई है, बिल्कुल ही मार्केट बिल्कुल साइड वेव ट्रेंड में चल रहा है, एक तरह से मैं बोलूँ तो, ना ज़्यादा नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है। तो ये मार्केट ऐसा कब तक रहने वाला है, लाइक कब तक हमें अपनी ट्रेडिंग को रिस्ट्रिक्ट करके रखना चाहिए? इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली देखिए, लिक्विडिटी की अगर हम बात करें, मार्केट में लिक्विडिटी से चलता है। मार्केट लिक्विडिटी क्या होगा कि कितना पैसा पीछे से आ रहा है। बिल्कुल, लिक्विडिटी तो खत्म ही हो गई, खत्म हो गई मार्केट में। इसलिए खत्म हुई है क्योंकि इस टाइम पे आपका स्टॉक्स भी ऑल टाइम हाई पे है, बुलियंस भी ऑल टाइम हाई पे है, डाउ भी ऑल टाइम हाई पे है। अब सोचिए ना, दुनिया में इतना पैसा थोड़ी ना है कि सबको ऑल टाइम हाई पे लेते जाओ। अभी तक आप प्रीवियस साइकिल्स देखोगे, किसी इंस्ट्रूमेंट से पैसे निकलते थे, किसी और एसेट क्लास से पैसे जाते थे, किसी एसेट क्लास से पैसे निकलते थे, किसी और एसेट क्लास पे जाते थे। और ये फर्स्ट टाइम, मतलब बहुत समय बाद ऐसा मेरे सामने तो बहुत समय बाद ही है, कि मेरे सामने पहली बार इनफैक्ट, कि भाई हम देख रहे हैं गोल्ड भी 80H पे है, सिल्वर भी 80H पे है, निफ्टी भी 80H पे है, आपका डाउ भी ऑलमोस्ट नियर 80H है। तो सब जगह पे अपने को होल्ड कर रहे हैं, मतलब पैसा अच्छा खासा होल्ड करा हुआ है।
तो आई बिलीव इन कमिंग डेज या इन कमिंग मंथ्स पे, अभी कब होगा, क्या तारीख होगी, कौन सी तारीख होगी नहीं पता, बट इन कमिंग मंथ्स हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से पैसा आउटफ्लो होगा, डिसइन्वेस्ट होगा और वापस से कोई एसेट क्लास पे जाएगा। ठीक अब ये मान लीजिए निफ्टी से पैसा निकल के गोल्ड सिल्वर पे जाए और कमोडिटी सुपर साइकिल टाइप का जो लोग बात कर रहे हैं वो शुरू हो जाए, या तो बुलियन से पैसा निकल के स्टॉक मार्केट पे आए। तो दैट विल डिपेंड अपॉन फेड की क्या पॉलिसीज आने वाले टाइम पे है। जैसे आरबीआई ने अभी रेपो रेट कम करा हुआ है, तो दैट इज सपोर्टिंग फॉर द मार्केट। अब बट आरबीआई को ये नौबत क्यों आ गई रेपो रेट कम करने की? कुछ तो मार्केट में कमी होगी ना, कुछ तो भाई आप ऊपर से कुछ ट्विक इसलिए कर रहे हो, आरबीआई तभी ट्विक कर रही है जब नीचे कुछ कमी होगी। भाई यहाँ गर्मी तभी तो हमने एसी तेज किया, तो नीचे माहौल में कुछ गर्मी थी तभी तो आरबीआई ने रेपो रेट डिक्रीज किया है। तो कुछ तो कारण है उसका। तो अब हमको जो मेरा फ्यूचर में जो हमको समझ में आ रहा है कि इवेंचुअली स्टॉक मार्केट थोड़ा से आगे आने वाले टाइम हो सकता है नीचे जाए। आई कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग, और अगर रॉन्ग होंगे तो हम भी तब भी बाय करके पैसा कमा लेंगे। ये मेरा व्यू है। अब व्यू चार्ट पे अगर देखेगा तभी वो एग्जीक्यूशन होगा, और व्यू अगर चार्ट पे नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, तो वो उसका एग्जीक्यूशन ऐसे भी नहीं हुआ। अब हम इस चीज़ पे आते हैं कि किसी ने जिसने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की है, कौन से ऐसे 3 सिंपल इंडिकेटर हैं जो उनको यूज़ करने चाहिए, जिनसे अपनी ट्रेडिंग को आसान कर सकते हैं थोड़ा? देखिए, सिंस आई डू स्विंग ट्रेडिंग, तो मेरा चीज है ट्रेंड ट्रेडिंग का मेरा रुझान है। ठीक है। और जब ट्रेंड ट्रेडिंग की ओर मेरा रुझान है तो उसके अंदर पे हमको चाहिए कि ऐसे इंडिकेटर्स हमारे पास सामने आए जो हमारे को ट्रेंड दिखाए। ठीक है। तो मूविंग बेसिकली एवरेज ट्रेंड मेरे फॉलो लिए करना है। है। हाँ ट्रेंड फॉलो करना है। हाँ हाँ। ठीक है। तो मूविंग एवरेज मेरे लिए इज द बेस्ट। मैं मूविंग एवरेज आपको बार बार 50 मूविंग एवरेज हाई लो बता रहा हूँ, बिल्कुल, तो मेरा बिल्कुल। फेवरेट ऑलमोस्ट वही है। ठीक फिर है। अगर सेकंड फेवरेट देखेंगे तो वॉल्यूम आ जाता है। ठीक कि है। भाई कुछ वॉल्यूम मेरे लिए लैगिंग इंडिकेटर एक तरीके से मैं इसको समझता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम हो सकता है कि भाई मूव होने के, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया, एक दो दिन बाद वॉल्यूम आ गया, मूव ड्यूरिंग द मूव वॉल्यूम आ गया, थोड़ा सा वॉल्यूम एक लैगिंग इंडिकेटर है। प्राइस एक्शन लैगिंग नहीं होता है। काफ़ी बार होता है कि मैंने काफ़ी देखा है, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स भी है काफ़ी, उन्होंने वो क्या करते हैं ट्रेडिंग, आजकल रिकमेंडेशंस आती हैं कि आप इस पॉइंट पे खरीद लीजिए, इस पे बेच लीजिए, स्टॉप लॉस भी बता देंगे और टीपी भी बता देंगे, टोटल प्रॉफिट। तो क्या ये एक्चुअल में वर्क करता है? एक टाइम पे जब सेबी लूज थी तो हम ही काम करते। मैंने बताया स्टॉक हम लोग 3 साल तक लगातार हर सैटरडे को आते थे, और उसके अंदर पे पूरे एनालिसिस, जैसे अभी ये जो एज वाली और ये सेटअप वाली एनालिसिस है, मतलब कि 2,500 स्टॉक्स को स्टडी करके उसको 20-30 स्टॉक्स से जो हमने बात करी, उस 20-30 स्टॉक्स के 5-6 स्टॉक्स हम लोग स्टॉक्स को यूट्यूब पे देते थे। ठीक है। तो काम करती है कि नहीं करती है, डेफिनेटली काम करती है। डिपेंड कि उसके पीछे का आइडियोलॉजी क्या है। क्या एक होता है, देखिए हमको आपसे पैसे लेने, इसलिए मैंने आपको कुछ बता दिया, आपसे आपने मेरे नीचे अकाउंट खोला है, आपने ट्रांजेक्शन करा, मेरे को पैसा कमीशन मिल रहा है, एक ही होता है। ये होता है कि भाई हमको अब, क्योंकि मैं उसमें खुद भी पैसा लगा रहा हूँ भाई, अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ये चीज ऐसा हमेशा है कि भाई अगर मैंने कोई स्टॉक दिया हुआ है तो उसमें दैट मीन मैं खुद भी पैसा लगा रहा हूँ उस स्टॉक में। इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमको बताने का शौक है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी एनालिसिस करी हुई है, वो एनालिसिस मैं आपका शेयर कर रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे को पैसा दिया है एनालिसिस शेयर करने का। बिल्कुल। तो आपका इंटेंशन अगर डिफरेंट है, इंटेंशन ये कि भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम आपके साथ वहाँ पे साझा कर दे रहा हूँ, मेरा जो होमवर्क है, जो वीकली होमवर्क मैं जो खुद कर रहा हूँ, वही होमवर्क मैं स्टॉक टॉक सैटरडे में साझा कर दे रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। तो वो पर्पस ये था कि मैं ही एग्जीक्यूट करने वाला हूँ सारी चीज़ों को। और जो आपका जो पर्पस है कि भाई हो सकता है कोई आदमी 2,000 रुपये दे दो, 5,000 8,000 रुपये दे दो और टिप ले लो, तो उसका पर्पस ही अलग हो गया कम्प्लीटली। तो डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन, क्या इंटेंशन है सामने वाले का। ऐसी कुछ ऐसी मूवीज या कुछ ऐसी बुक्स जो आप रीड करते हैं, या फिर कोई ट्रेडर रीड कर सकता है, जिससे उसकी साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट में बदलाव आए और वो काफ़ी कुछ सीख सके मार्केट के बारे में? देखिए, किताबों के नाम पे आई एम एविड रीडर, मैं किताबें तो बहुत सारी आपको बता सकता हूँ, बट वो किताबें मेरे लिए काम इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं कर पाएंगी, आपके लिए काम इसलिए नहीं कर पाएंगी क्योंकि किताब में क्या रखा है, बहुत अच्छी चीज़ रखी है। क्या आप राइट स्पेस पे हो सब चीज़ें ग्रहण करने के, लेने के लिए, क्या स्पेस पे हो? गीता में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, भगवद गीता में, बट क्या आप राइट स्पेस पे हो? जो भगवद गीता, आप क्या राइट मोमेंट ऑफ योर लाइफ पे हो कि राइट गीता का ज्ञान आप ले पाओ? तो बट एक चीज़ जो हमको बहुत मेरी ट्रेडिंग जर्नी पे काम करा हुआ है, वो है मेरा ट्रेडिंग जर्नल। मतलब जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ मैं उसको जर्नल करता हूँ। अगर वो जर्नल से मैं उसको फिर बाद में मैं स्टडी करता हूँ। जर्नलिंग अलग हो गया और जर्नल को स्टडी करना अलग हो गया। जर्नल को स्टडी करना होगा एएसआर, एडवांस सेल्फ रिव्यू। हर हफ्ते जो भी मैंने ट्रेड लिया मैंने उसको लिखी, मैंने उसको जर्नल बनाया, फोटो खींच के रखा, एनोटेशन रखे, क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या रिजल्ट आए, कितनी सारी चीज़ ट्रेड्स ली, रखा। हाँ कितनी ट्रेड्स में कमाया, कितने ट्रेड्स हाँ, में गवाया, सब सब जितना भी किस किस चीज़ है। दिन लिया? हाँ, सब चीज़ मैंने एक हफ्ते का लिया और ठीक है। संडे को बैठ के 2 घंटा 3 घंटा उसके अंदर मैंने समय दिया। बेसिकली बैक टेस्टिंग। नहीं नहीं, बैक टेस्टिंग कैसे हो गई?
ये तो मैंने ट्रेड ली है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक तो है। मैंने ट्रेड लिया हुआ है, हम्म ट्रेड लिया। अब जब ट्रेड ओवर हो गई, उस हफ्ते के संडे को मैं बैठा अपने उस चार्ट के साथ, सारा जितना भी किताबें मतलब जो भी मैंने लिखा था उसके साथ मैं बैठा। मतलब इस जर्नल जो है, जर्नल से आप अपने जर्नल से ज्यादा सीख पाओगे रादर देन ट्रेडिंग की किताबों से सीख पाओगे। ट्रेडिंग किताबें को अपना महत्व है, बट जो मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा जो जिसने बदलाव करा था, वो मेरी ही ट्रेड्स के जर्नल ने करा था। जो मैंने जर्नलिंग करता था उसको जब मैं स्टडी करता था, उससे मेरे को ज्यादा फायदा हुआ। उत्कर्ष भाई, क्योंकि आप ट्रेडर हो तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा, गोल्ड और सिल्वर को लेके आप क्या क्या व्यू है? क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं अब सिल्वर में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, लोगों ने बिल्कुल अपनी नॉर्मल स्टॉक से हटके, काफ़ी लोगों ने एकदम से गोल्ड में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया है हटके। तो आपको क्या लगता है, गोल्ड में ट्रेड करना चाहिए, सिल्वर में ट्रेड करना चाहिए इस समय? देखिए, अभी मैंने जो एज की बात करी, गोल्ड सिल्वर में इस समय एज है, बड़ा पैसा उसके अंदर आया है, तो दैट मीन्स वो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। आप चार्ट का नाम छुपा दीजिए। जो अभी मैंने बताया कि बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, गोल्ड सिल्वर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन कैंडल बड़ी है, ज़्यादा है इस टाइम पे लाल कैंडल से, हाँ इस टाइम पे ज़्यादा है। उसका एंगल स्ट्रॉन्ग है, हाँ भाई दोनों में एंगल स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स नाम छुपा दीजिए, चार्ट दिखा दीजिए, हम बता देंगे ये चार्ट मेरे लिए है, ये चार्ट मेरे लिए नहीं है। तो उस गोल्ड सिल्वर इस टाइम पे मेरे लिए है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या सेटअप, क्या डार्क 50 बैंड पे आया था क्या? जब हम 195 मिनट और 75 मिनट पे जाएंगे, जो सेटअप है मेरा, उसके उसमें आप देखोगे कि गोल्ड सिल्वर पे डार्क 50 बैंड बना था। बोलिए तो हम आपको खोल के दिखा सकते हैं कि कहाँ पे मैंने लिया था। बिल्कुल, भी दिखाइए। ये है सिल्वर फ्यूचर्स का चार्ट है। तो अगर आप देखोगे, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स आर मोर, द साइज ऑफ ग्रीन कैंडल्स आर हाई। ठीक, यानी एक तरीके से ऑल टाइम हाई भी है। तो मेरे लिए क्या होगा, एक एज वाला चार्ट है, इसके अंदर हमको ट्रेड करना है। ठीक है। फिर हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम डार्क 50 बैंड नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमको सिल्वर, क्योंकि 24 आवर मार्केट हो गई एक तरीके से, तो हमको डिवाइड बाय 2 करेंगे हम। ठीक है। मेरा काम ये है कि मैं डिवाइड बाय 2 करके काम करने का। तो इसके अंदर पे मैं 12 आवर्स पे आऊंगा। 12 ठीक आवर्स है। के अंदर पे मेरे पास दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डार्क 50 बैंड बन रहा है, सिल्वर पे डार्क 50 बैंड यहाँ बन रहा है। तो एग्जैक्टली मेरी यहीं पे एंट्री थी, डार्क 50 बैंड पे एंट्री थी, और अभी ये ट्रेड मेरे पास चल रही है। ठीक है। ये ट्रेड, क्योंकि मैं सिल्वर कमोडिटीज में ट्रेड करता नहीं हूँ, इसलिए मैंने इसको सिल्वर 20 के फॉर्म में लिया हुआ था। ठीक है। सिल्वर 20 का जो, अब मैं इसके अंदर मैं ट्रेड एज अ, मैं कमोडिटी ट्रेडर हूँ नहीं, तो मैंने इसके अंदर पे एज ए इन्वेस्टमेंट डाला हुआ। देख भाई सिल्वर अभी ऊपर चल रहा है, पुल बैक, अच्छी लोकेशन, अच्छा स्टॉक, मतलब अच्छा चार्ट, एज है इसके अंदर पे, अच्छी लोकेशन पे आया है, अच्छे एंट्री ट्रिगर दे रहा है, तो मैंने इसके अंदर पे बाय करा हुआ है ठीक इन है। फॉर्म ऑफ सिल्वर 20। ठीक सेम है। विद द गोल्ड। गोल्ड के अंदर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन कैंडल्स आर हाई, और इसके अंदर पे भी आपका एंगल अच्छा है, और ठीक प्लस है। ऑल टाइम हाई पे है। तो अपने आप ही हमको पता चला कि इस स्टॉक के अंदर पे एज है, इस चार्ट के अंदर एज है। अब हमको बिल्कुल। क्या चाहिए, हमको डार्क चाहिए, डार्क 50 मूविंग एवरेज हो और डार्क हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डेली मूविंग एवरेज पे डार्क 50 बैंड नहीं है, डिवाइड बाय 2 करा, 12 आवर्स में भी डार्क नहीं है, कोई ठीक बात है। नहीं। पर हमारे पास क्या है, गोल्ड सिल्वर की रैली चल रही है, सुपर साइकिल चल रहा है। और जो मेरा व्यू है, जो मेरे व्यू है, कि मैंने अभी आपको पहले शेयर करा, कि मे भी हमको ऐसा लगता है निफ्टी से पैसा निकल के, इक्विटी से पैसा निकल के कमोडिटीज में पैसा घुसेगा। तो इसलिए, क्योंकि सिल्वर में डार्क था, इसलिए मैं सिल्वर और गोल्ड दोनों एक ही टाइम पे दोनों बाय करा हुआ था। तो गोल्ड पे ज्यादा पैसा बन रहा है, लगभग 28-29% रिटर्न बन रहा है, और अभी गोल्ड के अंदर पे उतना रिटर्न बन रहा है, क्योंकि इसने अभी इतना ब्रेकआउट नहीं कर हुआ है। ठीक है। तो ये जो दो ट्रेड आपने गोल्ड सिल्वर का बोला, ये मेरी अभी की जो करंट मेरे पास चल रही ट्रेड, ये उसका है। नॉर्मली मैं एक जानना चाहता है कि आप ट्रेडिंग से एवरेज पर ईयर कितना CAGR निकाल लेते हैं उत्कर्ष भाई? देखिए, कभी ज़्यादा निकलता है, कभी कम निकलता है, बट अभी जो एक निर्वाणा स्टेज मैंने फाइंड आउट करा है अपने लिए, कि भाई हमारे पास पे निफ्टी प्लस 4% अगर मैं अल्फा क्रिएट कर ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 20 साल के लिए अगर मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ, तो मैं अपने खानदान में बहुत बड़ा अमीर आदमी बनूंगा। ओके। बस हमको इतना ही फोकस करना है। हमको 70%, मैंने इतनी मेहनत कर ली, डार्क 50 लगा लिया, खूब सारा एनालिसिस करके, 70%, 50%, 80% हमको चाहिए ही नहीं। ठीक है। निफ्टी प्लस 4% का अल्फा हो जाए, कभी कभी 5 भी होता है, 6 भी होता है, कभी 3 भी होता है, कभी विच इज निफ्टी होता इक्वल्स है। टू 17-18% आप। हाँ हाँ भाई, नहीं नॉट नेसेसरी भाई, कभी निफ्टी 11% ने मूव दिया तो 15% हो गया, ठीक कभी है। निफ्टी ने 15 कमा दी तो 19 हो गया। ठीक तो है। वॉट एवर द निफ्टी का रिटर्न फॉर दैट ईयरली ईयर इज, बेसिस पे। हाँ उसका +4 हमको चाहिए। ठीक और है। यही चीज हमको नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए चाहिए। ठीक है। कम लेंगे, लंबे समय तक के लिए लेंगे, और बड़े कैपिटल पे लेंगे, ठीक है। क्योंकि कैपिटल भी अच्छी है, और हमको इन एंड आउट बार बार करना नहीं है। और सोचिए, इतना चीज करने के लिए क्यों स्विंग ट्रेड कर रहे हैं हमको, जब हमारा गोल ही, डेस्टिनेशन ही ऐसा है कि हमको ज्यादा मगजमारी नहीं करना चाहते लाइफ में। इसलिए मेरा डेस्टिनेशन ये है कि भाई लंबे समय के लिए चलो, 20-30 साल के लिए अगर आपने 20% मतलब निफ्टी +4 अगर आपने कर लिया, और आपका 20 ईयर्स के लिए कर लिया, तो अपने खानदान के सबसे रईसों में एक आदमी आ पाओगे। तो आप और रईस क्या बनने रखूंगा वाले हैं। वो तो पूरी कोशिश है, 20 साल बाद फिर मिल लेंगे। ठीक।
तो अब मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा इससे कि आपने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की तो आपने कितनी कैपिटल से की और अभी आप कितनी कैपिटल पे यूज़ कर रहे हैं? कैपिटल साइज़ तो काफ़ी बड़ा है इस टाइम पे, ऑफ कोर्स जो शुरू करता है उसमें तो काफ़ी छोटे शुरू करता है, तो आई थिंक मेरा पहला अकाउंट ₹2.5 लाख का होगा और फिर उसको कम करा, ब्लो करा, अकाउंट ब्लो भी मैंने करे, 3 अकाउंट मैंने ब्लो भी करे, छोटे-छोटे अकाउंट थे 3 ब्लो भी करे, जब यूके में थे तब भी 1 अकाउंट मैंने ब्लो करा हुआ था, फिर इंडियन मार्केट में तो 2 अकाउंट तब मैंने ब्लो करा था। तो दैट इज़ पार्ट ऑफ द बिज़नेस। जब आप खेलने आते हो तो बॉल आपकी खोती ही खोती है। आप बिल्कुल, एक एक बिल्कुल। बॉल से सोचो हम बॉलर और क्रिकेटर बन जाओ, रणजी खेलने या फिर इंडियन क्रिकेट छोड़ो, रणजी का अगर आप सपना है लेके एक ही बॉल से और एक ही बैट से अगर प्रैक्टिस करने आओगे तो कभी नहीं खेल पाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यू शुड हैव चिप्स टू लूज़। ऐसा ही लूज़ करो जो पैसा लूज़ कर सको, मतलब उस आपकी नींद ना खराब हो। तो उस तरह के मैंने पैसे लॉसेस भी करे हुए हैं और इवेंचुअली धीरे-धीरे करके उसको अपनी कैपिटल ग्रो भी करा हुआ है। क्योंकि मैं पहले पैसा लूज़ क्यों करा? क्योंकि मैं गलत रेस में दौड़ रहा था। पहले मैं दौड़ रहा था कि हमको मंथली का 8-9% मिल जाए। उस रेस में हम दौड़ रहे थे इसलिए हम गलत काम कर रहे थे। ठीक है। अब मेरा कैपिटल ब्लो आउट इसलिए नहीं होता क्योंकि अब हम उस रेस में दौड़ ही नहीं रहे हैं। ओके। अब हम किस रेस में दौड़ रहे हैं कि हमको मंथली का 2% 3% मिल जाए। क्योंकि 2-3% अगर हम बोल रहे हैं तभी तो हमारा निफ्टी प्लस 4-5% की बात हो रही है। हमारा बेयर मिनिमम निफ्टी प्लस 4 है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स 50 ईयर 30 ईयर्स का गोल है। बट आप भी तो अपने से निफ्टी प्लस 4 की जगह निफ्टी प्लस 6 निफ्टी प्लस 8 की एम करते हो। बेयर मिनिमम इज निफ्टी प्लस 4, हायर साइड निफ्टी प्लस 8। इन दोनों के बीच में जो पेंडुलम मिल जाए हमको, वो हम काम करते हैं। ठीक है। अब ज़ाहिर-सी बात है जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की होगी तो जर्नी स्मूथ तो हुई होगी, किसी भी ट्रेडर की जर्नी ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है। तो मैं इससे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन-सी 2 ट्रेड्स बताइए, एक ऐसी ट्रेड जिसमें आपने काफ़ी कैपिटल निकाली, कि आपने कमाई बहुत अच्छी खासी और एक ऐसी ट्रेड जिसमें आपकी काफ़ी कैपिटल लूज़ हुई और उसका क्या रीज़न था और वो कौन-सी ट्रेड थी? क्योंकि हर देखिए, ट्रेडर को याद होती हाँ, हैं ये चीज़ें। सबसे बड़ा कैपिटल मैंने अंसल एपीआई में कमाया था और मैं आपको बताऊं, मैं उस टाइम पे ई रिक्शा में था, मुंबई जा रहा था और मैंने क्विकेस्ट 1 लाख रुपीज देखा था। ई-रिक्शा में बैठ के। हाँ, क्यों नहीं, वो ट्रेड मैंने ई रिक्शा में नहीं लिया था। मैं मुंबई जा रहा था तो मैं स्टेशन जा रहा था ई रिक्शा में बैठ के ठीक है। दोस्तों के साथ। और घर से 2 दिन पहले एग्जीक्यूशन था, घर से जब निकले तो पैसा नहीं चल रहा था, फिर अचानक से उसमें 20% कुछ ऐसा मूव आ गया था। आज से ठीक बहुत है। साल पहले की बात है। तो एक होता है ना कि वो ट्रेड मेरे जहन में बसा हुआ है, क्योंकि द फर्स्ट एंड द फास्टेस्ट हुँ, जो 7 फिगर, अरे जो वो 1 लाख वाला जो ट्रेड होता है ना, हुँ, ऑन दैट छोटा अकाउंट, हुँ। वो आपको पहला एक वो देता है, किक देता है। हाँ, किक देता है वो, किक हमको याद है। तो मैं कहा कि यार ग्लिच कर गया क्या? ज़ीरोधा ग्लिच करके क्या, उसको बंद कर लॉग आउट किया, रिक्शा में देख रहा हूँ, क्या ये कैसे? उस टाइम पे तो 3G चलता था, 4G 5G भी नहीं था कि स्पीड एकदम तुरंत आ रही है। भाई गोल, 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 गोल नाच रहा है, फिर 1 लाख दिखा रहा है, 1.5 लाख दिखा रहा है, भले 1 20 31 दिखा रहा है। हम कहा ये क्या है, ग्लिच कैसे हो गया अचानक से? फिर चार्ट भी नहीं खुल रहा था भाई, तो थोड़ा से आउटर एरिया से स्टेशन जाते हैं तो चार्ट भी, मतलब तो इतना आपने नेटवर्क भी नहीं बेसिकली होता 1 है। लाख बुक किया फिर उसके नहीं, बुक बाद। नहीं करा मैंने, उसको होल्ड किया। मैंने उसपे ज़्यादा बुक करा, मैंने कहा कि ठीक है, जब मूव आया तो उसको होल्ड करेंगे भाई, बड़ा आदमी घुस गया ना उसके अंदर, हुँ, हुँ, तो हुँ। क्यों हटेंगे? जब बड़ा आदमी अभी घुसा है, तो और भी तो होगा ना। हुँ। मतलब आप सोचिए कि जब आप बड़े आदमी पहले घुस चुके हो, हाँ, तो आप क्यों 1 लाख में भाई उसको, वो तो कई पैसा लेके घुसेगा तो ना। अल्टीमेटली आपने बुक कितना किया? हमने उसमें बुक 1.5 करा था। अच्छा, हाँ, 1.5 के बुक वो किया। वो एक मतलब 140 समथिंग मैंने करा, 1.5 मैंने देखा था, एक 55-56 तक देखा था। मुंबई में थे उस टाइम पे और फिर नीचे जब आना शुरू हुआ, मैंने कहा भाई अब बुक कर लेते हैं, पहला बड़ा प्रॉफिट है, घर ले चलते हैं इसको। तो ये पहला बड़ा प्रॉफिट था। और बहुत बड़ा लॉस जो पहला मेरा हुआ था, ये अभी 2023 में हुआ था। उस टाइम पे मैं डायरेक्शनल बेस स्विंग ट्रेडिंग ही कर रहे थे और उसमें हम 30 मार खार बनने की कोशिश कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, हमारे पास डीएलएफ की फ्यूचर्स लॉन्ग भी चल रही थी, डीएलएफ की पुट शॉर्ट भी चल रही थी, और डीएलएफ में मैंने डायरेक्शन स्ट्रैंगल खोला हुआ था। मैंने मेरे यूट्यूब में भी मैंने इसको डाला था, सर्च करके देख सकते हैं, स्ट्रैंगल अगर सर्च करेंगे कोई भी, तो वो ट्रेड का मैंने बात करी हुई थी। तो मैंने फ्यूचर्स लॉन्ग करा था, आई वाज डायरेक्शनली लॉन्ग, और फिर मैंने स्ट्रैंगल भी खोला हुआ था, डायरेक्शनल स्ट्रैंगल, और डीएलएफ उड़ गया। तो अब मेरा फ्यूचर्स में प्रॉफिट हो रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स चिल है, मजा आ रहा है देख के। और भाई जो डायरेक्शन ट्रायंगल था उसमें कॉल में अच्छा खासा लॉस देख रहे हैं। तो मैंने फिर उसको मैनेजमेंट करना शुरू करा, मैंने पुट्स को ऊपर जाना शुरू करी। तो इस ट्रायंगल को मैंने कर दिया स्ट्रैडल पे, धीरे धीरे इवेंचुअली स्ट्रैडल पे हो गया, मतलब 3-4 दिन के अंदर पे डीएलएफ मूव्ड अ लॉट। वो यूट्यूब पे, मतलब जो मेरे उस टाइम के सब्सक्राइबर अगर सुनेंगे तो जान जाएंगे कौन सी ट्रेड की बात हो रही है। तो पुट मैंने उसको ऊपर रोल करते करते मैंने उसको स्ट्रैडल में कन्वर्ट कर दिया। हुँ, अब भाई साहब स्ट्रैडल में भी मतलब मार्केट शांति ना हुई, हुँ, स्ट्रैडल में भी लॉस देखना शुरू कर दिए। हुँ, जितना प्रॉफिट मैं यहाँ से कमा नहीं रहा था फ्यूचर में, उससे ज़्यादा लॉस मैं यहाँ पे देख रहा था स्ट्रैडल पे। हुँ, स्ट्रैडल और जो कॉल का लॉस मैंने देख रहा था। फिर मैंने स्ट्रैडल को डबल स्ट्रैडल करा। हुँ, फिर
एक टाइम बाद फ्यूचर्स का प्रॉफिट और जो ये नॉन डायरेक्शनल का जो मैंने ट्रेड लिया हुआ था इसका लॉस वाज वेरी बिग। आई वाज फीलिंग लिटरली मैं राइट भी हूँ, पैसा भी कमा रहा हूँ और इधर लॉस भी कर रहा हूँ। मतलब हमसे बड़ा बेवकूफ उस टाइम पे हमको भी नहीं दिख रहा था कोई शीशे के आगे। तो भाई बहुत उलझन सी हो रही थी। 1 लाख रुपए का लॉस, मतलब इधर से प्रॉफिट है इधर से लॉस, बट इवेंचुअली मतलब मार्केट मेरे फेवर में 9-10% इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम मूव करी और आई एम मेकिंग लॉस। और कितने का लॉस? 1 लाख रुपए लॉस हो रहा है, 1.5 लाख रुपए लॉस हो रहा है, 3 लाख रुपए लॉस हो रहा है। तो मैंने कहा कि भाई इसको हम बंद करते हैं। अब हम 3 से मतलब मैंने अपना बनाया हुआ है कि भाई छोटे छोटे लॉस ले लो, खुश रह लोगे, बड़ा लॉस लेके परेशान मत हो। तो इवेंचुअली आई क्लोज दैट ट्रेड इन लॉस ओवरऑल, मतलब फ्यूचर्स का प्रॉफिट इसका लॉस मिला के मैंने 3-3.5 लाख रुपए का लॉस मैंने क्लोज किया। और मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट जिस दिन मैंने क्लोज किया, नेक्स्ट डे डीएलएफ अगेन 4% ऊपर गया। और अगर मैंने क्लोज नहीं करा होता, उस टाइम पे मेरा अकाउंट था 60-70 लाख रुपए का अकाउंट था, वो अकाउंट मेरा बंद होता, मतलब वो अकाउंट वो ट्रेड मैंने लॉस में बुक करता 12-13 लाख रुपए के लॉस पे, अगर मैंने वो ट्रेड क्लोज नहीं करी होती। तो दैट इज द बिगेस्ट लेसन जो हमको मतलब उस टाइम पे हम पढ़ते थे, जो किताबें पढ़ते थे, बट उसको रियलाइज किया कि भाई छोटे छोटे लॉस ले लो, अनकंफर्टेबल हो रहे हो लॉस लेके खत्म करो। तो 3 लाख मैं फिर से कमा सकता हूँ, अच्छी कैपिटल 3 मैं कमा सकता हूँ, पर 12 लाख रुपए का लॉस हो जाता तो भाई मेरी साइकिल डाउन हो जाती। हमको ब्रेक लेना पड़ता 1-2 महीने के लिए, फिर हमको 6 महीने 8 महीने मेहनत करना पड़ता उस 12 लाख को कमाने के लिए, फिर कुछ हम आगे बढ़ते। तो दैट वाज द लॉस जो वह 3 का ही था। हम सही भी थे तब भी लॉस बुक करा, 3 का ही लॉस था, बट स्टिल अगर हम बुक नहीं करते 12 का लॉस हो जाता। तो वो जो लर्निंग है ना, वो जो दिमाग में ये 2 इंसिडेंट्स स्टॉप लॉस दिमाग बहुत में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्टॉप लॉस क्या, एक लिमिट की भाई दिस इज नॉट गोइंग इन माय फेवर। अब मैं अच्छे से क्लैरिटी से सोच नहीं पा रहा हूँ, जितना भी टीम टाइम मेरे को आता था, अब मैं सारी चीजें उसमें नहीं कर पा रहा हूँ उसके अंदर। चुपचाप छोटा से लॉस, मतलब एक जो भी लॉस है लेके निकल जाओ, क्योंकि यही लॉस क्या पता कल को 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स हो जाए। तो शांति से निकल जाइए यहाँ से मार्केट से आप। तो ज़्यादा मुश्किल क्या है उत्कर्ष भाई, फ्यूचर्स या ऑप्शंस? मुश्किल देखिए कुछ नहीं है आपको भाई। अब जैसे अगर हम आपसे पूछें आप सिंगर हो या बैट्समैन हो, नहीं, बैटिंग में बिकॉज मुश्किल है। क्योंकि क्या सेबी का डेटा है जो कहता है कि 98% हाउस होल्ड इनकम जो है वो फ्यूचर में ऑप्शन में उड़ जाती है लोगों की, और रादर देन इन्वेस्टिंग लोग डायरेक्टली ट्रेडिंग में भी डायरेक्ट लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में मूव करते हैं। अब मेरा क्या व्यू है, मैं मानता हूँ ऑप्शन इज लाइक ड्राइविंग अ फरारी। अगर आप फरारी कार में बैठे हैं और आपको मारुति सुजुकी 800 चलानी आती तो आप फरारी में हमेशा एक्सीडेंट ही करने वाले हैं। देखिए सेविंग डेटा ये इसलिए 90%, क्योंकि कोई भी आता है 2,000 रुपए का 5,000 रुपए का अकाउंट ओपन करेगा तो ऑप्शन बाय ही कर पाएगा। तो सेवी का डेटा एनीवेज वेरी मच स्क्यूड। ठीक है, मैंने भी जो पहला अकाउंट छोटे अकाउंट शुरू करे थे, तो हमको याद है हम लोग एसबीआई के, हम हमारे दोस्त मिलकर एसबीआई की कॉल बाय करते थे, क्योंकि देयर वाज नो अदर ऑप्शन टू बाय कॉल। भाई फ्यूचर्स तो कर नहीं पाएंगे, 10,000 रुपए अकाउंट खोल रहे हो, फ्यूचर कहाँ कर पाओगे, ऑप्शन सेल कर नहीं पाओगे, आता भी नहीं तो उस टाइम पे। तो क्या करते हैं हर आदमी, किसी को भी अगर आप देखेंगे मेट्रो में जा रहे होंगे तो जीरोधा ग्रो सबके मोबाइल पे रहता है, और आप देखो उसके अंदर या तो बहुत समझदार होगा तो इक्विटी में बाय करके पोर्टफोलियो चेक कर रहा होगा, या तो ऑप्शन बाइंग ही होगी उसके अंदर पे। तो ऑप्शन इसलिए रेट सेवी डेटा जो है 98% हाउस होल्ड का आप लगता है वो स्क्यूड इसलिए क्योंकि हर छोटा आदमी जो भी आता है 2, 4, 5, 10,000 20,000 रुपए के साथ, वो ऑप्शन बाय ही करता है। उसके पास इतनी समझ और इतना संयम नहीं होता कि वो इक्विटी में काम कर पाए, तो इसलिए वो डेटा स्क्यूड है। दूसरी चीज ये कि आपने पूछा कि ऑप्शन कठिन है या डेंजरस है या फिर फ्यूचर्स। अगर आपको, आपने कहा फरारी नहीं चलानी आती और स्विफ्ट भी नहीं चलानी आती, तो आप तब भी मर जाओगे। तो आपको गाड़ी चलानी आना चाहिए, तो आप स्विफ्ट भी चला लोगे और फरारी भी चला लोगे। तो इसी तरह अगर आपने को रिस्क मैनेजमेंट पता है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप ये भी कर लोगे, फ्यूचर्स भी कर लोगे, ऑप्शन भी कर लोगे। बट आपको, जैसे मेरे को उस टाइम पे ऑप्शंस में फंसा था, फ्यूचर्स में पैसे कमाए थे, बट ओवरऑल जो हमने घोड़ा अपना तिगड़म लगाया था कि भाई फ्यूचर्स में भी लॉन्ग करके पैसा कमाएंगे और तो नॉन डायरेक्शनल से डीके भी थीटा भी ले लेंगे डी लेफ्ट के अंदर पे, वो हमको वाट लगा दिया। भाई मैं सही था, मार्केट ऊपर गई, बट 12-13% मूव इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। भाई क्या क्या स्ट्रैंगल मैनेज कर पाओगे उसके अंदर पे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, लिक्विडिटी ही नहीं उसके अंदर पे मैनेजमेंट करने की। तो इसलिए हम फंस गए। तो सही थे, डायरेक्शनली आई वाज राइट, बट डेंजरस सिचुएशन क्या हो गई कि ये जो चीजें थी मैंने उसको फैदम नहीं किया था कि ये जो कंडीशन, ये भी कंडीशन हो सकती है। आई वाजंट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सिमिलरली जो ऑप्शन फ्यूचर्स दोनों ही काम करते हैं, आपको मालूम हो जाए कि कब फंस सकते हो आप बस। ठीक है, तो एक चीज़ और जाननी थी, आजकल बड़ा एआई का ट्रेंड चल रहा है और लोग बहुत
एल्गो सॉफ्टवेयर यूज़ कर करके ट्रेडिंग चल रहा है, तो क्या एआई से मैनुअल ट्रेडिंग को रिप्लेस करना पॉसिबल है और क्या इससे पैसे बनाना पॉसिबल है? यार मैनुअल ट्रेडिंग से पैसे बन नहीं रहे लोगों के। आप एआई से बोल दोगे पैसे कमाने के लिए, एआई से अगर इतना ही आसान होता तो जिन थोड़ी ना है कि रोज सुबह उठो, चैट जीपीटी खोलो, एआई लगाओ और बोलो आज मेरे को 3 लाख रुपए कमाना है और 3 लाख रुपए कमा के दे दिया। क्योंकि ये रील्स में काफ़ी आता है, लोग डालते हैं हमने सॉफ्टवेयर रील्स का काम अलग है। रील्स का काम है लोगों को शेयरेबिलिटी कंटेंट देना, वायरलिटी देना, उसका पर्पस ही अलग है इंस्टाग्राम रील्स का। और ट्रेडिंग का पर्पस अलग है। ट्रेडिंग का पर्पस है कि भाई 20 साल तक आपको एक कंपाउंडिंग निकालते रहो और जिंदगी के सारे आपको खुशियां मिल जाएंगी यहाँ से। और रील्स का क्या है कि भाई आज हमको इतने व्यूज मिल जाए, इतने शेयर मिल जाए, इतने लाइक्स मिल जाए, तो हमको नेक्स्ट डील अच्छी आ जाएगी। तो उसका पर्पस ही अलग हो गया। ओके। और रही बात एआई की, एआई विल कॉम्प्लीमेंट इन ट्रेडिंग, इट विल नॉट रिप्लेस द Replace. ह्यूमन फैक्टर। ओके। और कॉम्प्लीमेंट मैं भी चैट जीपीटी को बहुत अच्छे से यूज करता हूँ, प्रीमियम यूजर हूँ उसका। बहुत सारी जो अभी मैंने आपको बताया, जर्नलिंग को मैं चैट जीपीटी पे भी डालता हूँ, उससे मैं खुद के इंसाइट्स लेता हूँ कि भाई यू एक्ट एज अ प्रो ट्रेडिंग कोच, टेल मी व्हाट आई एम Okay. डूइंग रॉन्ग, व्हाट आर माय स्वॉट, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, ये सब मैं चैट जीपीटी पे डालता हूँ। तो आप एआई को यूज कैसे करना है आपके ऊपर है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए अब इससे मैं बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन पे आना चाहूँगा कि जो ट्रेडर्स हैं हमारे जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अगर कोई लॉस कर रहा है या फिर कोई प्रॉफिट भी कर रहा है, तो वो अपने आप को कैसे एक सही मूव एडवांटेज में रखे और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाता है और अपनी जर्नी को स्मूथ कैसे बनाए? देखिए जो जमता है वो करिए, पहली चीज तो ये है। और दूसरा चीज ये है, सेट ऑफ रूल्स बहुत क्लियर होने चाहिए कि किस में काम करना है। जैसे मैंने बताया कि मेरे जो रूल्स की 2,500 स्टॉक्स को नैरो डाउन करने की, भाई अभी 20 तक करे तो उसको 20 को भी हम 6 लाने तक में हमारे पास रूल्स आर प्रेटी क्लियर। अब वो रूल्स को जब हम लगातार फॉलो कर रहे हैं तो उसकी हम जर्नलिंग भी कर रहे हैं। तो मेरे रूल्स का जो आउटपुट आ रहा है उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। भाई प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट को भी स्टडी कर रहे हैं, लॉस आ रहा है लॉस को भी स्टडी कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी कॉमन कॉमन पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं कि भाई अगर लॉस हो रहा है तो इसको हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं, कैसे इस वाली ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते हैं, और जब प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हो रही है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहले तो आपको डायरेक्शनली क्लियर होना पड़ेगा कि भाई हमको या तो बाय करना है या तो सेल करना है। जैसे हम लोग अभी ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, ये फॉरेक्स जब हम कर रहे थे उसके अंदर पे एक ही तरीके से पैसा कमा सकते थे। यहाँ से बाय करोगे और मार्केट ऊपर जाएगी तो पैसा कमाओगे, यहाँ से सेल करोगे मार्केट नीचे जाएगी तो पैसा कमाओगे। और यहाँ पे इंडियन मार्केट में क्या है, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, इतनी ढेर सारी चीजें हैं। तो इसमें ना ऑप्शंस बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करने का। बस फोकस ये करो कि अगर आप ऐसे ऐसे लेवल तक पहुंचने को फोकस करिए कि ये से यहाँ पे स्टॉक है, कोई XYZ स्टॉक है, यहाँ से अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो आई विल मेक मनी। मेक अ सेटअप कि ये स्टॉक को मैं कैसे, XYZ स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करूँ, ये स्टॉक में कैसे मैं जानूँ कि यहाँ पे एंट्री लेना है, ये स्टॉक में एंट्री लेके अगर स्टॉक ऊपर चला गया तो मैं पैसा कमाऊंगा। सिमिलरली अगर सेलिंग साइड की बात करें, ये स्टॉक XYZ है, इसके अंदर पे यहाँ से हम सेल करेंगे और मार्केट नीचे जाएगी तो हम पैसा कमाएंगे। पहले इस स्टेज पे अगर आप आ गए ना तो ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, ये सब सारी चीजें विल बी सेकेंडरी, क्योंकि आप डायरेक्शनली वेरी क्लियर उस टाइम। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। चलिए थैंक यू उत्कर्ष भाई पॉडकास्ट जुड़ने के लिए, और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, 20 साल बाद पोर्टफोलियो देखना है आपका। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू। बहुत मजा आया रौनक भाई, और आई होप बहुत अच्छी वैल्यू आपको और लोगों को मिली होगी। कुछ चीजें टेक्निकल हो गई हैं, क्योंकि आप अभी हम लोग बात ही कर रहे थे भाई, आप 2,500 स्टॉक्स को 20-30 तक बिल्कुल, लाने के बिल्कुल, लिए हम बिल्कुल। आपको अकड़ बकड़ बम्बे वो नहीं करा सकते। बिल्कुल सही बात इसका है। एक क्लियर कट देना क्रिस्टल ज़रूरी रूल्स है, देना बिल्कुल। पड़ेगा ताकि आप उसको अपने लेवल लाइफ पे में फॉलो यूज़ कर करें। पाओ और 20-30 स्टॉक्स तक पहुंच पाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी लगा आपसे बात करके। आई होप वैल्यू मैंने डिलीवर करी होगी, और बिल्कुल, आई विल बिल्कुल, सी यू बिल्कुल। सून। थैंक यू।